गुड इवनिंग एवरीवन। अगर आप स्लाइड्स देख पा रहे हैं तो कृपया चैट बॉक्स में यस बोल के मैसेज कीजिए। अगर आप सुन पा रहे हैं, आप अगर मुझे देख पा रहे हैं, आप अगर स्क्रीन पर पीपीटी देख पा रहे थे यस बोल के मैसेज कीजिए। ओके, थैंक यू मिताली, थैंक यू फॉर योर रिप्लाई। सो आज 24 मई है। आज का जो दिन है वर्ल्ड स्किज़ोफ्रेनिया डे है, जागतिक स्किज़ोफ्रेनिया दिन जिसे हम बोलते हैं वो है। तो आज उसी हिसाब से उसी दिन को लेकर हम स्किज़ोफ्रेनिया इस बात पर हम बात करेंगे। हमारे साथ आज जुड़ने वाले हैं डॉक्टर निखिल पांडे नागपुर से। उनके बारे में मैं आगे बताऊंगा, उनकी डिटेल्स, वो कहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, क्या प्रैक्टिस करते हैं, उसके बारे में मैं डिटेल बताऊंगा। उससे पहले हम ये प्रोग्राम चालू करें, जो आज हमारे नए मेंबर्स यहाँ पे जुड़े हैं, जो आज पहली बार प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं, उनके लिए हम थोड़ा सा इसके बारे में बात करेंगे। ये जो प्रोग्राम है माइंड केयर मैराथन प्रोग्राम, ये 42 हफ्ते चलेगा। 42 मंगलवार ये प्रोग्राम चलेगा। इसमें 42 ऑनलाइन लाइव सेशन हम लेंगे, जिसमें कि भारत के जो टॉप साइकेट्रिस्ट है, टॉप 42 बेस्ट मनोविकार तज्ञ है, उससे हम बात करेंगे। उनसे अलग अलग टॉपिक्स के बारे में, मानसिक आरोग्य के संबंधी जो कि टॉपिक्स रहेंगे, उसके बारे में हम उनसे बात करेंगे। इसमें जो है ये आम लोगों के लिए है, साइकोलॉजिस्ट के लिए है, काउंसलर के लिए है, जो समाज सेवक है, शिक्षक है, विद्यार्थी है, एनजीओ है, जो डॉक्टर्स है जिनको मेंटल हेल्थ में इंटरेस्ट है वो लोग, जो पालक है, बच्चे हैं, उनके लिए है। और ये सभी के लिए, उन सभी लोगों के लिए है जो जानते हैं कि मानसिक आरोग्य महत्वपूर्ण है। मानसिक आरोग्य ये एक हेल्थ के लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसमें एंट्री फ्री है, सभी लोग इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें जो लोग अटेंड करेंगे उनको सर्टिफिकेट ऑफ अटेंडेंस मिलेगा। अगर आपको सर्टिफिकेट ऑफ अटेंडेंस चाहिए होगा तो आप कृपया दिए हुए नंबर पे, जो 8308784422 है, चैट बॉक्स में ये नंबर ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो उस पर आप आपका नाम और सर्टिफिकेट बोल के मैसेज कर सकते हैं। दूसरा, इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हमने क्विज सेशन भी रखा हुआ है। हर बार हम क्विज सेशन लेते हैं, जिसमें कि 3 विनर्स ये क्विज सेशन जीत सकते हैं। अगर आप में से कोई नया है जिसको ये मैसेज डायरेक्टली नहीं मिला है, इनडायरेक्टली किसी और से मिला होगा, तो आप कृपया व्हाट्सएप पे 9503421124 ये नंबर पे आप माइंड केयर मैराथन / आपका नाम लिख सकते हैं और व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, ताकि आपको ये मैसेजेस और ये प्रोग्राम्स की लिंक आपको डायरेक्टली मिल जाएगी। जैसे कि मैंने बोला कि ये हम मेनली व्हाट्सएप पे हम ये लिंक्स भेजते हैं। तो आप अगर आपको डायरेक्टली मैसेज नहीं आता है तो माइंड केयर मैराथन / आपका नेम लिख के 9503421124 पे भेजना है। अगर कई बार ऐसे होता है कि मैं डायरेक्टली व्हाट्सएप पे लिंक नहीं भेज सकता हूँ, कभी बिजी शेड्यूल की वजह से या फिर कोई टेक्निकल इशू रहेगा, जैसे पिछली बार हुआ था, तो व्हाट्सएप पे मैं सेंड नहीं कर सकता हूँ। तो आपको टेलीग्राम का जो ग्रुप है, लिंक यहाँ पे दिया हुआ है, चैट बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर आप मुझे मैसेज डालिए, मैं आपको टेलीग्राम का लिंक भेज दूंगा, जिसमें कि यूजुअली मैसेज आते ही जाएगा और आप वो लिंक ज्वाइन कर पाएंगे। आप फेसबुक पे भी हमारे माइंड केयर का जो पेज है, www.facebook.com/mindcare22, ये पेज पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको लिंक वहां पे मिल जाएगी कभी कभार अगर व्हाट्सएप पे नहीं आता है तो। और अगर किसी वजह से आप अगर लाइव ज्वाइन कर नहीं सकते तो आप यूट्यूब पर भी हमारा ये जो हम अपलोड कर देते हैं, लेकिन उसमें हालांकि टाइम जाता है, 15 दिन 20 दिन बीच में जा सकते हैं। तो आप बाद में अगर कभी ज्वाइन नहीं कर पाए तो कभी भी आपके हिसाब से आप यूट्यूब पर ये जो सेशन है आप देख सकते हैं। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लाइव देखिए, ताकि प्रोग्राम सुनने के बाद में भी अगर आपके मन में कुछ समस्याएं रहेंगी या फिर आपको कुछ क्वेश्चंस पूछने होंगे, तो आप लाइव में वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अगर आप ये YouTube पर बाद में देख रहे होंगे, तो आप YouTube में भी कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि वहां पे भी हम आपका उस क्वेश्चन का रिप्लाई दे दें। लेकिन अगर आप लाइव ज्वाइन करते हैं तो डेफिनेटली आपका एक एडवांटेज भी है कि आप क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछ सकते हैं, और दूसरा जो है आप क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और पार्टिसिपेट करके आप विनर्स भी बन सकते हैं। ये जो क्विज कंपटीशन है उसके बारे में मैं थोड़ा सा बताऊंगा, जो लोग नए हैं उनके लिए। इस क्विज में मैं 2 क्वेश्चंस पूछूंगा, और वो जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, पहला जो क्वेश्चन रहेगा जब सर का बेसिक टॉक खत्म होगा,
या फिर सर से मैं जो क्वेश्चंस पूछूंगा वो जो सेशन खत्म होगा पहला सेशन, उसके बाद में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। और दूसरा जो क्वेश्चन है वो जब ऑडियंस राउंड है, आप लोग जो क्वेश्चन पूछेंगे उसके बाद में जो कुछ ये सेशन हो जाएगा, सर उसको रिप्लाई देंगे और उसके बाद में वो दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये 2 क्वेश्चंस आपको बराबर आंसर देने हैं और फास्ट आंसर देने हैं। ऐसे नहीं कि टाइम लेके रिप्लाई किया, तुरंत से जो सबसे फास्टेस्ट आंसर देगा उनको विनर, और वो करेक्ट आंसर होने चाहिए, तो उनको विनर घोषित किया जाएगा। 3 विनर्स हम ढूंढेंगे, 3 विनर्स हम उसमें से निकालेंगे और आपको जो रिप्लाई करना है वो 9503421124 ये नंबर पे रिप्लाई करना है, ना कि आपको मतलब चैट बॉक्स में रिप्लाई करना है। अगर आप चैट बॉक्स में रिप्लाई करते हैं तो वो रिप्लाई कंसिडर नहीं किया जाएगा, आपको व्हाट्सएप पर ही रिप्लाई करना है ताकि फास्टेस्ट आंसर किसके है और दोनों आंसर किसके है वो मैं देख पाऊंगा। जो विनर्स रहेंगे, जो 3 विनर्स हम निकालेंगे, उनको बॉर्न टू विन का टी शर्ट भेजा जाएगा और उनको प्लस माइंड केयर के जो प्रोडक्ट्स रहेंगे, कंसल्टेशन रहेगा, कोर्सेस रहेंगे, वर्कशॉप रहेंगे, तो उसमें 25% आपको डिस्काउंट मिलेगा। ये जो 3 विनर्स है हमारे पिछले बार के विनर्स है। सबसे पहले जो विनर थे वो है डॉक्टर संदीप खैरनाथ निमगांवकर, जो कि मालेगांव से है, ये प्रैक्टिस करते हैं। दूसरे जो विनर है प्रणाली शिवदास भैसारे है, ये साइकोलॉजिस्ट है और वो वहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। तीसरे जो विनर है डॉक्टर मिस्टर सुनील नागरे है, जो जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है सिंदखेड़ राजा में। तो मैं वंस अगेन विनर्स को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा और आपके गिफ्ट्स तुरंत थोड़े दिन में ही आपको मिल जाएंगे। उसी के साथ मैं आज जो क्विज में पार्टिसिपेट करेंगे उन सभी के लिए मैं इन एडवांस ऑल द बेस्ट कहूंगा। आप अगर आप ध्यान से सुनते हैं तो डेफिनेटली सिंपल क्विज रहेंगे, जो मैं प्रश्न पूछूंगा वो बहुत सिंपल रहेंगे, लेकिन उसके लिए आपका ध्यान होना जरूरी है। आपका ध्यान ज्यादा रहे, आप ज्यादा से ज्यादा समझ पाए, आपको समझ में आए, इसलिए हमने ये इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए क्विज रखा हुआ है। तो ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। तो इसी के साथ में हम आज का जो प्रोग्राम है वो चालू करने से पहले हमारे जो स्पीकर है उनके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। आज के हमारे जो स्पीकर है डॉक्टर निखिल पांडे है, जिन्होंने एमबीबीएस किया हुआ है, एमडी और एमडी इन साइकेट्री किया हुआ है और डिप्लोमा इन साइकोलॉजिकल मेडिसिन किया हुआ है। वो एज अ कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट प्रैक्टिस करते हैं। उनका खुद का क्लिनिक है मनोविकास क्लिनिक फॉर हैप्पीनेस, जो कि नागपुर में है। और अगर आप में से कोई नागपुर में है या फिर आपके कोई रिलेटिव्स जिनको साइकेट्रिस्ट की जरूरत रहेगी तो आप डेफिनेटली उनको अप्रोच कर सकते हैं, उनके पास में पेशेंट्स भेज सकते हैं। वेलकम डॉक्टर निखिल पांडे सर, आई वेलकम यू वंस अगेन। नमस्ते। ओके, तो मेरे बारे में ज्यादा मैं कुछ बोलूंगा नहीं, मैक्सिमम लोग जानते हैं। और ये जो हमारा सेशन रहेगा सर आज का 2 पार्ट्स में रहेगा। पहला जो पार्ट है 30 to 45 मिनट्स का रहेगा, जिसमें मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा और उसके हिसाब से हम आप आंसर कीजिए, वो पहला सेशन में मॉडरेट करूंगा। दूसरा जो पार्ट रहेगा उसमें जो है ऑडियंस राउंड हम रखते हैं, उसमें अगर ये टॉक सुनने के बाद में भी अगर किसी को कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, उनके मन में कुछ डाउट रहेगा, तो वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, तो उसको आप रिप्लाई कर सकते हैं। ये जो प्रोग्राम है मेनली जैसे मैंने बताया कि हिंदी में रहेगा, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा ऑल ओवर इंडिया तक के लोगों तक तो पहुंचा पाए, तो इसमें इसलिए हमने हिंदी में रखा हुआ है। फिर भी कुछ टेक्निकल टर्म्स रहेंगे तो उसके लिए डेफिनेटली हिंदी का यूज कर सकते हैं। और बीच में अगर कई ऑडियंस को अगर हिंदी में समझ में नहीं आता है, वो पूछना चाहते हैं, तो डेफिनेटली उसको हम मराठी में भी उसका रिप्लाई कर सकते हैं या फिर उनको बता सकते हैं। तो आज का ये जो प्रोग्राम है, आज वर्ल्ड स्किज़ोफ्रेनिया डे है 24 मई, तो उसके हिसाब से आज की जो बात करेंगे हम स्किज़ोफ्रेनिया के ऊपर बात करेंगे। सर आज का ये जो टॉपिक है स्किज़ोफ्रेनिया, तो स्किज़ोफ्रेनिया ये जो बीमारी है वो एग्जैक्टली क्या होती है, किस बीमारी को हम स्किज़ोफ्रेनिया बोलते हैं, उसको शॉर्ट में आप कैसे बताएंगे? देखिए, स्किज़ोफ्रेनिया जो शब्द इस्तेमाल किया जाता है, इसके जो मरीज हम आमतौर पर देखा जाता है, इनको आम बोलचाल भाषा में लोग जो बोलना नहीं चाहिए पर पागल बोलते हैं, एग्जैक्टली वो ये स्किज़ोफ्रेनिया कहलाता है। इसमें क्या होता है, भास और भ्रम इनकी अवस्था मरीज में देखी जाती है। भास मतलब क्या होता है कि उनको ऐसी चीजें सुनाई देती है जो कोई बोल नहीं रहा है, बातचीत नहीं हो रही है, पर उनको ऐसा लगता है कि उनके बारे में बातचीत हो रही है, उनके बारे में डिस्कस कर रहा है, और भ्रम की स्थिति पैदा होती है।
भ्रम यानी उसको हम बोलते हैं डिल्यूजन। इसका मतलब ऐसा होता है कि कोई भी ऐसी विचारधारा जिसके ऊपर उनका ऐसा प्रभाव रहता है कि ये सही में सच है और वास्तविकता है, और उसके ऊपर वो भरोसा करने लगते हैं। तो इसको फॉल्स फर्म फिक्स्ड बिलीफ यानी डिल्यूजन हम इंग्लिश में कहते हैं। पर ऐसी अवस्था मरीज की हो जाती है कि उनको लगता है जो भी चीजें हो रही है आसपास वो सच है और उसके अलावा और कुछ भी नहीं है, और वो सच को ऐसा मान बैठते हैं कि बहुत सी बार वो चीजें उनके खिलाफ हो रही है, उनके विरुद्ध हो रही है, ऐसा उनको लगने लगता है। और उसके कारण उनका बर्ताव बहुत सी बार आक्रामक हो जाते हैं, ये दूसरों की तरफ वो गाली गलौज करते हैं, या बहुत सी बार डर जाते हैं, उनको लगता है कोई उनको मारने वाला है, कोई खिलाफ है, ऐसा लगने लगता है। तो ऐसे जो मरीज अपने को दिखते हैं, या बहुत सी बार जो अपने को सड़क पे भी दिखते हैं, वो कचरा चुन रहे हैं, वो खुद का ख्याल नहीं रख रहे हैं, गंदे कपड़ों में घूम रहे हैं। तो ऐसे अलग अलग सिजोफ्रेनिया के टाइप रहते हैं, और ये बीमारी सिजोफ्रेनिया करके कहलाती है। ओके सर, थैंक यू सर, आपने शॉर्ट में बहुत अच्छे से बताया। ये जो स्किज़ोफ्रेनिया है, आपने लक्षण थोड़ा सा ब्रॉडली बताया हुआ है, तो अगर ये स्किज़ोफ्रेनिया को हम देखा जाए तो उसको कैसे पहचान सकते हैं? उसके लक्षण क्या होते हैं? जो आप थोड़ा सा डिटेल में अगर बताएंगे, और उसके जो टाइप्स होते हैं वो टाइप्स के हिसाब से अगर आप बताएंगे तो थोड़ा सा हम लोगों को समझने में आसानी हो जाएगी, और लोगों को पता चलेगा कि ये स्किज़ोफ्रेनिया है, या फिर वो कैसे लोग जो आज हमारे दर्शक है वो कैसे पहचान सकते हैं कि ये स्किज़ोफ्रेनिया का पेशेंट है, या फिर ये जो लक्षण है स्किज़ोफ्रेनिया के है और हमको साइकियाट्रिस्ट के पास में लेके जाना चाहिए? देखिए, सिजोफ्रेनिया में दो तरह के सिम्टम्स कहा जाता है, पॉजिटिव और निगेटिव। यह पॉजिटिव में कुछ भी पॉजिटिविटी नहीं है। मतलब पॉजिटिव इसमें यह है कि जो लक्षण अपने को सामान्य रूप से उभर कर दिखते हैं, मतलब मरीज को उसको बताने की जरूरत नहीं, लेकिन हम देख पाते हैं, वो पॉजिटिव सिम्टम कहलाते हैं। और निगेटिव सिम्टम ऐसे होते हैं कि जिसमें मरीज एक कोष में चला जाता है, जो जिसमें वो बाकी लोगों के साथ संपर्क में नहीं रहना चाहता है, वो अलिप्त रहना चाहता है, वो अकेले में रहता है, वो बाकी लोगों से इंटरेक्ट करना उसने बंद कर दिया है। इस तरीके रहते हैं, निगेटिव सिम्टम रहते हैं। और पॉजिटिव इसमें हम ज्यादातर जो देखा जाता है, आम जो मरीज देखे जाते हैं उसमें आक्रामक मरीज रहते हैं। ये क्रोधित हो रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं, अकेले में बड़बड़ाते हैं, शक करने वाले हैं। ये जो सिम्टम कहलाते हैं ये पॉजिटिव सिम्टम्स है। और निगेटिव सिम्टम्स में ऐसे हम देखते हैं कि जो मरीज है उसने नहाना धोना छोड़ दिया है, रोजमर्रा की जो उसके जो जरूरतें हैं, काम है, अब वो टालने लगा है। और वो जो रूटीन उसकी ड्यूटीज है, जहां उसको ऑफिस में जाना है, काम करना है, वो भी उसने बंद कर दिया है। जहां तक कि नाखून काटना है या फिर बाल उसको धोना है या बाल काटना है, ये सब चीजें वो छोड़ देता है, तो ये निगेटिव सिम्टम्स करके कहलाता है। अब इसमें भी थोड़े से और लक्षण अपने को देखे जाते हैं। कुछ मरीज है वो शक लेने वाले रहते हैं कि कुछ भी हो गया तो उनको लगता है कि उनके खिलाफ हो रहा है। मतलब बहुत सी बार जो हम आम इसमें देखते हैं कि कोई पुलिस मुझे पकड़ने लेके आने वाली है, या फिर मेरे ऑफिस के कलीग्स है वो मेरे खिलाफ कुछ तो भी षड्यंत्र कर रहे हैं, वो कुछ ग्रुपिज्म कर रहे हैं, या मेरे खिलाफ बातें कर रहे हैं, या मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह का शक जिनके मन में रहता है उसको पैरानॉइड टाइप ऑफ सिजोफ्रेनिया कहा जाता है। एक दूसरा एक रहता है हेबीफ्रेनिक, मतलब जो सड़क पर घूमते हैं, कचरा इकट्ठा करते हैं, वो हेबीफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया कहलाता है। दूसरा एक जो सिजोफ्रेनिया रहता है वो रेयरली आजकल दिखता है, वो कैटाटोनिक टाइप ऑफ सिजोफ्रेनिया रहता है, कि उसमें ऐसा रहता है कि वो लोग एक ही जगह खड़े रहते हैं, एक ही अपना पोस्चर है वो मेंटेन करते हैं। दूसरा है कि वो घंटों तक उसी अवस्था में रहते हैं, वो बातचीत नहीं करते हैं, या कभी बातचीत करते तो अपन ने जो बोला है वही चीजें बार बार रिपीट करते हैं। ऐसा तरीका का उनका अगर बर्ताव रहता है तो उसको कैटाटोनिक टाइप ऑफ सिजोफ्रेनिया कहलाता है। लेकिन आम जो अपन रूटीनली जो दिखते हैं, जो मरीज हमारे पास ज्यादातर आते हैं, ये पैरानॉइड टाइप ऑफ सिजोफ्रेनिया कहलाते हैं। बहुत से बार ये अपने जो पत्नी है या फिर अपना पति है उनके ऊपर भी शक लेने लगते हैं, उनके कैरेक्टर के ऊपर भी शक लेते हैं कि भाई ये इनका कहीं बाहर अफेयर तो नहीं चल रहा है, या फिर वो कुछ ऐसा कर रहे हैं, ऐसा उनको लगने लगता है। ऐसे अलग अलग टाइप के उनके लक्षण रहते हैं और ये इनके प्रकार रहते हैं। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छे से बताया। ये जो कॉमन स्किज़ोफ्रेनिया है, जो पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया है, उसमें एग्ज़ैक्टली आपने जो बोला कि हैलुसिनेशन और डिल्यूजन ये मेन होता है। तो वो हैलुसिनेशन और डिल्यूजन की वजह से और क्या-क्या सिम्पटम्स उसकी वजह से आ सकते हैं? मतलब अगर उनके कान में आवाज़ आ रही है, तो वो क्या कर सकते हैं? बिल्कुल, अगर वो शक उनको हो रहा है कि कोई मेरे खिलाफ है, तो वो क्या कर सकते हैं? बिल्कुल। देखिए हेलुसिनेशंस मतलब क्या होता है ना, देखिए हमने मुन्ना भाई के पिक्चर में देखा कि गांधी जी सिर्फ उसके साथ बात करते थे,
बाकी लोगों को तो नहीं दिखता था। तो गांधी जी के साथ जो भी चर्चा करता था तो अपने को बाकी लोग क्या लगता है, ये अकेले में बड़बड़ा रहा है। तो वही हमारे मरीजों के साथ होता है कि उनके कान में आवाजें आती है, वो आवाजें उनके साथ बातें करते हैं। बहुत सी बार वो गाली गलौच रहती है, वो डेरोगेटरी लैंग्वेज रहती है, वो बहुत सी बार उनको डराते हैं, धमकाते हैं। तो ऐसी वो जो बातें उनके साथ चालू रहती है, तो उनके साथ हमारे मरीज भी बातें करते हैं। तो बहुत सी बार अपने को मरीज जो दिखते हैं ऐसा लगता है वो अकेले में बातें कर रहे हैं, वो कभी वो जोर से नहीं बात कर रहे तो उनके होंठ हिल रहे हैं, ऐसा अपने को दिखता है। तो इस तरीके की चीजें अपने को हेलुसिनेशंस में दिखती है। अब हेलुसिनेशंस में जो कंटेंट है उसका भी परिणाम होता है। कभी कभी ये कमेंट्री टाइप के हेलुसिनेशंस रहते हैं, मतलब उनको ऐसा लगता है कि कोई तो भी मतलब उनकी जो दिनचर्या चालू उसके ऊपर बातें कर रहे हैं। मतलब जैसे अगर कोई गृहिणी है वो खाना बना रही है तो उनके ऊपर बातें होता है, अच्छा अभी आपने सब्जी काटी है, अभी आप उसके बाद ये दाल चढ़ाने वाले हो, फिर कुकर लगाओगी, या फिर वो ऐसी कमेंट्री भी उनके ऊपर होती है। कभी कभी आवाज है उनको वो प्रवृत्त करती कि जा, तुम्हारे जिंदगी जीने का कोई मतलब नहीं है, तुम बेवजह जी रहे हो, अपनी जिंदगी खत्म कर दो। तो ये कमांड टाइप के हेलुसिनेशंस होते हैं और उसके बाद बहुत से बार मरीज आत्महत्या की कोशिश करते हैं और ऐसा हो भी जाता है। तो ये हेलुसिनेशंस के ये अलग अलग टाइप्स है जो मरीज के साथ होते हैं। बहुत सी बार इसमें कैसे कि ये लोग हैं वो आपस में बातें करते हैं मरीज के बारे में, कभी कभी ये डायरेक्टली मरीज के साथ सीधा बातचीत करते हैं। तो थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन, इस टाइप के इसको हेलुसिनेशंस कहा जाता है। और डिल्यूजन्स में जो रहता है परसुगेटरी डिल्यूजन्स रहता है, मतलब यहाँ मरीज को वो मारने की बात होती है कि भाई हम आपको जान से मार देंगे, हम आपसे बदला लेंगे, इस टाइप का रहता है। तो उसमें फिर मरीज काफी डरे सहमे रहते हैं। कभी रेफरेंशियल डिल्यूजन्स हम देखते हैं, मतलब ऐसे बहुत सी बार मरीजों को लगता है कि दो लोग आपस में बात कर रहे हैं तो मेरे विषय में बात हो रही है और मेरे विषय में वो कुछ तो भी प्लान कर रहे हैं। तो इस तरह के डिल्यूजन्स लोगों को होते हैं जो हम आमतौर पर सिजोफ्रेनिया में देखे या पाए जाते हैं। और जो हिबेफ्रेनिक स्किज़ोफ्रेनिया आपने बताया या फिर जिसको हम डिसऑर्गेनाइज्ड स्किज़ोफ्रेनिया बोलते हैं, तो उसको डिसऑर्गेनाइज्ड क्यों कहा जाता है? उसमें क्या-क्या डिसऑर्गेनाइज हो जाता है? मतलब ये सॉरी, हिबेफ्रेनिक लोगों को समझना मुश्किल होता है, तो डिसऑर्गेनाइज उसका जो नया नाम है, तो डिसऑर्गेनाइज्ड स्किज़ोफ्रेनिया उसको बोलते हैं। तो डिसऑर्गेनाइजेशन में क्या-क्या डिसऑर्गेनाइज उनका हो जाता है? देखिए, यहाँ डिसऑर्गेनाइज जो होता है ना, इसमें विचारों में डिसऑर्गेनाइजेशन होता है और बर्ताव में भी होता है। तो विचारों में ऐसा होता है कि वो जो क्या बातचीत कर रहे हैं वो बहुत सी बार अपन उसका अंदाजा नहीं लगा पाते, वो एग्जैक्टली अपने को कहना क्या चाहते हैं, कि उन्होंने अपनी क्या बातचीत रखी है, बहुत सारे हम उनके साथ संवाद नहीं कर पाते। और उनका जो बर्ताव होता है वो बातचीत से निगड़ित नहीं रहता है। तो ये डिसऑर्गेनाइजेशन उनके विचारधारा में और बर्ताव में अपने को दिखने लगता है। ये मरीज होते हैं जो रोजमर्रा की उनकी जो दिनचर्या है उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, तो उसके कारण अपने को पाया जाता है कि वो बहुत ही गंदी अवस्था में है, बहुत पुराने कपड़े, गले हुए कपड़े उन्होंने पहने हुए हैं। बहुत सी बार उनकी त्वचा के ऊपर बहुत से अपने को बीमारियां भी दिखती है, दुर्गंध उनसे आती है। वो सड़क पे कचरा चुन रहे हैं या उसी में से कोई चीजें उठाकर खा रहे हैं। इस तरीके से जो लोग अपने को दिखते हैं वो ज्यादातर डिसऑर्गेनाइज सिजोफ्रेनिया या हेबिफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया के मरीज होते हैं। तो इसमें हम ये मान के चलेंगे कि डिसऑर्गेनाइज स्पीच होता है और डिसऑर्गेनाइज बिहेवियर होता है। स्पीच में वो कुछ भी बोल सकते हैं, इररिलेवेंट टॉक हो सकता है, उनको समझ में नहीं आता कि क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, या फिर उनका थॉट्स भी उस तरह से डिसऑर्गेनाइज हो जाता है और बिहेवियर डिसऑर्गेनाइज हो जाता है। तो यहाँ पे हम दर्शकों से बताना चाहेंगे कि हम बहुत बार जो रोड साइड में पाए जाते हैं, जो फटे हुए कपड़े पहना हुआ है, 3-4 दिन से नहाया हुआ नहीं है, दाढ़ी बढ़ी हुई है, और कुछ भी कचरा लेके घूम रहा है, तो वो बहुत बार हमको ऐसे लगता है कि वो मतलब भिखारी है या फिर होमलेस है। ऐसे नहीं होता है, बहुत बार ऐसे हो सकता है कि वो बहुत अच्छे घर से हो, लेकिन वो डिसऑर्गेनाइज स्किज़ोफ्रेनिया का पेशेंट हो। अगर ऐसे होता है तो आप कृपया उसको पास वाले जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल रहेगा या फिर प्राइवेट में भी आप लेके जा सकते हैं, या फिर ज़्यादातर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेके जा सकते हैं और उनका इलाज करवा के वो पेशेंट अच्छा हो सकता है। जहाँ पे हम प्रैक्टिस करते हैं, मेंटल हॉस्पिटल में मैं प्रैक्टिस करता था, बहुत बार ऐसे होता था कि बाहर से लोग आते थे, ट्रेन से लोग आते थे और यहाँ पे रह जाते थे, और बहुत बार वो इस कंडीशन में पाए जाते थे। जब उसको ठीक करते थे, अच्छे होते तो उनका पता पल मिल जाता था और वो अपने घर वालों के पास में जा सकते थे। तीसरा जो स्किज़ोफ्रेनिया आपने बताया, कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया जिसमें होता है, उसमें जो एक्साइटेटरी कैटाटोनिया होता है और स्टुपरस कैटाटोनिया होता है, तो इसके बारे में आप लोगों को, यहाँ पे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे?
ज्यादातर हम जो आम मरीज जो देखे जाते हैं वो एक्साइटेटरी कैटाटोनिया उसमें अवस्था में दिखाए जाते हैं। मतलब क्या है कि इस अवस्था में भी मरीज बातचीत नहीं करता है तो इकोलैलिया जो बोलते हैं अपन, वही चीजें बार बार रिपीट कर रहे हैं। अनड्यू रेजिस्टेंस रहता है, मतलब अनड्यू निगेटिविज्म भी बोला जाता है। मतलब हम कोई भी चीज उनसे कराने चाहते हैं, वो हर चीज को वो अपने को अपोज करते हैं। वो अपोज करने के पीछे कोई उसमें कोई वजह है ऐसा अपने को नहीं दिखता है। तो इस तरह का ये जो कैटाटोनिया दिखा जाता है, इसमें अलग अलग साइंस भी होती है कि मरीज एक ही जगह अपने को पोस्चर मेंटेन कर रहा है, या कि बहुत सारे पिलो साइंस रहता है, मतलब अपन उनके सर के नीचे का तकिया भी हटा ले तो भी अपना वो सर उसी पोजीशन में काफी देर तक रहेंगे। या फिर उनको अपन ऐसी कोई कमांड बताते हैं कि जिसका मीनिंगलेस है, जिसे ज्यादातर बताया जाता है कि भाई आप पलंग के नीचे जाके छुप जाओ, तो मरीज वो सुनता है और वैसा करता भी है। तो ऐसी हरकतें करने की मरीज को जरूरत नहीं है। तो ये एक्साइटेटरी फेज में दिखाया जाता है। और स्टुपरस उसमें रहता है कि उसमें एक ही अवस्था में मरीज रहता है और वो चुपचाप पड़ा रहता है। तो उसमें अपने को पता चलना भी ये कि इसमें साइकोसिस प्रोसेस चालू है, अपने को समझना काफी मुश्किल जाता है। आजकल जैसे एंटीबायोटिक्स और ये सब आया है, तो आजकल ये कैटाटोनिया की केसेस काफी कम आई है। जैसे लिटरेचर में अपन पहले बहुत ज्यादा पढ़ते थे, आजकल हार्डली साल में एक आध कोई केस अपने को देखने मिली, तो अपने को ऐसा देखा जाता है ये। मैं आवाज नहीं, अतुल आपकी आवाज बंद हो गई है। ओके। सो ये जो बीमारी है, आपने जैसे बोला कि एक ये पॉजिटिव सिम्टम्स मोस्टली हो गए, नेगेटिव सिम्टम्स के बारे में आपने बताया। तो डिप्रेशन के सिम्टम्स और ये नेगेटिव सिम्टम्स और स्किज़ोफ्रेनिया, इसमें हम डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं? या फिर अगर मतलब कोई बात नहीं कर रहा है, शांति से रह रहा है, तो ये डिप्रेशन है कि स्किज़ोफ्रेनिया है, या फिर नेगेटिव सिम्टम्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया है, तो हम उसको कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं? या फिर कैसे हमें पता चलेगा कि ये स्किज़ोफ्रेनिया है या डिप्रेशन है? बहुत सुंदर सवाल है, क्योंकि ये बहुत सी बार कैसा है कि निगेटिव सिम्टम्स के साथ इनिशियल प्रेजेंटेशन आता है, तो बहुत से आमतौर पर लोगों को लगता है ये डिप्रेस हो गया या उदास हो गया है और ये कोई ना कोई तनाव में होगा करके है। लेकिन कैसा, अपने को एक बेसिक डिफरेंस ऐसा है कि डिप्रेशन में एक हेल्प सीकिंग बिहेवियर रहता है। मरीज को ऐसा लगता है कि ये जो अवस्था है उसमें से उसको निकलने का है। सिजोफ्रेनिया में वो अपने को देखने को नहीं मिलता है, वहां मरीज खुद होके नहीं आता है, वो घर वालों के ध्यान में आता है कि आजकल ये गुमसुम रहता है, चुपचाप रहता है कि नहीं। और उसके साथ अगर खासकर अपन पूछते हैं कि मन में कैसा लग रहा है, तो डिप्रेशन में उदास लग रहा है, मायूस लग रहा है, काम करने की इच्छा नहीं होता है, नींद या भूख कम हो गई है, रोना आता है। और कोई ना कोई वजह अपने को बहुत से बार देखने को मिलती है। हर वजह मिलेगी ऐसा नहीं है, लेकिन वो अपने को पता चलता है कि ये डिप्रेशन के साथ है। तो बहुत से बार जो स्थितियां रहती है कि भाई हमको हम फेल हो गए हैं, या फिर ब्रेकअप हुआ है, प्रमोशन नहीं मिल रहा है, कुछ शेयर मार्केट में फाइनेंशियल लॉस हुआ है, कुछ न कुछ एक ऐसी घटना दिखने पड़ती है। आमतौर पर हर घटना में होना चाहिए ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन यह जो निगेटिव सिम्टम सिजोफ्रेनिया रहता है, ऑनसेट इंसीडियस रहता है, ये धीरे धीरे चालू होता है, बहुत जल्दी ध्यान में नहीं आता है। और इसमें ऐसा ये विड्रॉन रहता है, चुपचाप रहता है, ज्यादा बातचीत नहीं करता है, सोशल आइसोलेशन में जाता है। लेकिन उसके साथ उसको बहुत तकलीफ हो रही है ऐसा नहीं रहता है, वो स्थिति में उसका कंफर्टेबल रहता है। ये मेजर डिफरेंस रहता है। दूसरी स्थिति, आपके एक्सपर्ट साइकेट्रिस्ट है, वो अफेक्ट बोलते हैं कि आपके चेहरे के हाव भाव है, अगर वो पढ़ना जानते हैं तो आपके साइकेट्रिस्ट है वो इजीली ऑन द फेस एक मतलब कुछ क्षणों में वो पहचान सकते हैं कि अरे ये निगेटिव सिम्टम सिजोफ्रेनिया है और ये डिप्रेशन नहीं है करके। आपने जब ये बताया तो मुझे लगता है कि एक यहाँ पे जो मेन पॉइंट है, जो न्यूरोसिस और साइकोसिस में भी होता है, तो एक जो है ये रियलिटी से जो टच है वो निकल जाता है। आपने जैसे बात की, तो वो रियलिटी से टच निकल जाता है, वो अपनी दुनिया में वो पेशेंट रहने लगता है। अगला क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा कि ऐसे कौन से लोग हैं जिनमें ये बीमारी होने के चांसेस हो सकते हैं, या फिर किन लोगों में ये बीमारी होने के चांसेस ज्यादा हो? देखिए, ये सिजोफ्रेनिया का इंसिडेंस 2% है, मतलब कोई भी 100 में से 2 लोगों को ये कभी भी हो सकती है। लेकिन ज्यादातर हम पाया जाता है कि अगर कोई फैमिली हिस्ट्री है, अगर दोनों पेरेंट्स में से है, तो उसमें ज्यादातर 6 to 8% तक अपन देखे कि ये सिजोफ्रेनिया बीमारी पाई जाती है। लेकिन हमने देखा है कि आप वेल एजुकेटेड हो, लेस एजुकेटेड हो, अर्बन हो कि रूरल हो, वेस्टर्न हो कि ईस्टर्न हो, आप कोई भी प्रदेश से आए हो, भूभाग से आए हो, ये बीमारी कभी भी होती है। इन जनरल ये स्टार्ट 15 से 25 के ग्रुप में होती है,
लेट ऑनसेट साइकोसिस अपन जो बोलते हैं वो 45 के बाद भी कभी कभी देखा जाता है। अगर ये अर्ली ऑनसेट है 15 से 25 के बीच में अगर चालू हो रहा है तो इसमें थोड़ा प्रोग्नोसिस को लेकर अपन गाइडेड रहते हैं। लेकिन लेट ऑनसेट साइकोसिस अपन जो देखा जाता है इसमें प्रोग्नोसिस बहुत एक्सेलेंट रहता है और उसमें रिकवरी और मेंटेनेंस बहुत अच्छा बेटर रहता है। ये बीमारी एग्जैक्टली क्यों होती है, किस वजह से होती है? ये बीमारी एक्सप्लेन करने के अलग थेरीज है, लेकिन जो बायोसाइकोसोशल मॉडल में अपन देखे, बायोलॉजिकल थेरी में देखा जाता है तो बेसिकली ब्रेन में जो डोपामिन सिक्रेट करने वाले न्यूरॉन्स है वो भी खासकर ब्रेन का अमिगडाला पार्ट में जो डोपामिन नाम के न्यूरॉन्स रहते हैं उनका काम बहुत ज्यादा होता है। बहुत ज्यादा मात्रा में अगर वो डोपामिन नाम का जो रसायन है, न्यूरोट्रांसमीटर है, अगर वो तैयार करते हैं, वो सिक्रेट करते हैं तो उसके कारण आदमी की सोचने समझने की जो क्षमता है वो अल्टर्ड हो जाता है। उसके कारण भास और भ्रम की अवस्था तैयार होती है और उसके कारण सिजोफ्रेनिया ये बीमारी होती है। तो अगर ये सब हम देखा जाए, ये सब हम देखते हैं, तो इस बीमारी को अगर रोकना है या फिर उसको हल करना है उसका प्रोग्रेस, तो हमको क्या करना चाहिए या फिर उसके लिए क्या करना चाहिए? अगर ये बीमारी ना हो या फिर बीमारी को रोकने के लिए क्या कर सकते हैं? ओके, देखिए बीमारी ना हो इसके लिए अभी तक तो कुछ नहीं है। मतलब कुछ स्टडीज हुई है जिसमें ऐसा बोलते हैं कि जो ओमेगा 3 फैटी एसिड के हाई डोजेस मेगा डोजेस देंगे तो शायद हम इसको अगर अपने को लगता है कि इनके घर में है फिर या फिर बच्चे को आगे ना हो या फिर शुरुआती लक्षण लग रहे हैं जिसको हम प्रोडम बोलते हैं कि उसी अवस्था में देंगे तो शायद ये आगे ना प्रोग्रेस हो करके। लेकिन उसमें काफी सक्सेस नहीं मिला। अलग अलग तरह की स्टडीज है। मतलब देखिए ये स्किज़ोफ्रेनिया ना हो इसके लिए बहुत सारी स्टडीज और ये सब किया गया है, लेकिन बहुत उसमें सक्सेस मिला ऐसा नहीं है। कि जहां संभावना रहती है कि फैमिलियल है तो नेक्स्ट जनरेशन में ना हो, इसके लिए कुछ दवाई के लिए या फिर कुछ विटामिन के डोजेस के बारे में, मेगा डोजेस के बारे में स्टडीज हुई है, पर उतना कुछ उसमें सक्सेस मिला है या फिर कंसिस्टेंट रिजल्ट मिले हैं ऐसा नहीं है। लेकिन एक अपने को जेनेटिक्स में अपने को पता चल सकता है अगर फ्यूचर में ऐसा आया कि कोई जीन है जो फैमिली में रन कर रहा है और वो अपने को स्किज़ोफ्रेनिया के साथ प्रिडोमिनेटली एसोसिएटेड मिल रहा है, अगर उसका रिप्रेजेंटेशन ऐसा हो रहा है तो शायद हम प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि यह स्किज़ोफ्रेनिया होता है। लेकिन वहां भी कुछ उसमें प्रॉब्लम रहती है कि बहुत सी बार ऐसा देखा जाए कि वो जीन है तो भी उसका एक्सप्रेशन होगा या फिर वो मैनिफेस्ट होगा ऐसा जरूरी नहीं है। तो इसके लिए तो अपन कुछ अभी कर पाएंगे ऐसा नहीं लगता है मुझे कि अपन प्रेडिक्ट कर पाएंगे इस लेवल पे लेकर। अगर हम ट्रीटमेंट पार्ट देखा जाए, इस बीमारी का ट्रीटमेंट कैसे होता है, क्या कैसे इलाज किया जा सकता है? देखिए ट्रीटमेंट के लिए सबसे जरूरी है कि अपने को ये ध्यान में आना चाहिए ये बीमारी है और इसके इलाज के लिए जरूरी है। बहुत से बार रहता है कि पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया में लोगों को लगता है कि नहीं है, ये इसका थोड़ा शक्की स्वभाव है, ये स्वभाव का हिस्सा है और ये बीमारी नहीं है। ये समझने में लोगों का बहुत सारा समय निकल जाता है। तो जरूरी है कि इसका निदान हो, सबसे पहले डायग्नोस हो और उसका ट्रीटमेंट जल्दी चालू हो। अगर हमने देखा जाए कि मानसिक बीमारी में जितना डीयूपी यानी ड्यूरेशन ऑफ अनट्रीटेड इलनेस, डीयूआई, जो अगर जितना कम रहता है उतना उसका प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा रहता है। कि मतलब अगर जितना जल्दी ट्रीटमेंट चालू हो जाए उतना देखा जाता है कि उनका सुधार भी बहुत जल्दी आता है और उनका जो ब्रेन की कैपेसिटी रहती है, थिंकिंग जो कैपेसिटी रहती है वो भी लॉस नहीं होती है। वो ऑप्टिमम लेवल पे वो काम कर सकते हैं। तो ये जरूरी है। अब बीमारी का इसका ट्रीटमेंट में पार्ट क्या होता है? ट्रीटमेंट में दो हिस्से हैं। सबसे पहले जरूरी है कि अपने को समझना पड़ेगा कि ये मरीज मानता नहीं कि उनको बीमारी है। जैसे आपने भी कहा कि इसमें इंसाइट नहीं रहती है, तो साइको एजुकेशन सबसे पहले पार्ट आता है। फैमिली मेंबर्स को समझाना कि ये बीमारी का हिस्सा है। बहुत सी बार वो उसको समझाने जाते हैं कि भाई तुम ये शक कर रहे हो गलत है, ये तुम्हारे मन का वहम है, तुम जो सोच रहे हो गलत है, मन से निकाल डालो। कुछ लोग हैं कि उसके लिए फिर वो कुछ धार्मिक विधियों की तरफ जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, दरगाह में चले जाते हैं। तो वो सब चीजों से उनको लाकर ये मेडिकल मॉडल समझाना जरूरी है कि ये बीमारी का हिस्सा है। और बहुत सारे मरीज के ऊपर क्रोधित होते हैं, उसको फिर मारपीट भी होती है। तो उनको समझाना जरूरी है कि मरीज ये जानबूझकर नहीं कर रहा है, जो भी उनका बर्ताव है ये उनके दिमाग में जो न्यूरोट्रांसमीटर है, रसायन है, उनमें जो गड़बड़ी हुई है उसके कारण है। तो ये साइको एजुकेशन का बहुत मेजर पार्ट आ जाता है। इसी साइको एजुकेशन का और एक पार्ट रिश्तेदारों को भी समझाना। उनको लगता है भाई इनको ठीक हो गया, इनको भी दवाई देना ये मरीज ने लेना चाहिए करके। तो ये बीमारी के लिए सबसे बड़ा जरूर रहता है कि मरीज मानते नहीं है
कि मुझे बीमारी है। जैसे मैं किसी एक इंसान को बोलूं भाई आपको खांसी है, आप दवाई खा लो, वो बोलेगा कि भाई मुझे खांसी नहीं, मैं दवाई क्यों खाऊं। तो वैसे मरीज मानते नहीं कि उनको बीमारी है, तो वो दवा लेना भी नहीं चाहते। बहुत सी बार वो हमारा वो विश्वास पाने के लिए शुरू में 1-2 महीना लेके देते हैं और फिर बंद कर देते हैं। तो यहाँ रिश्तेदारों को पहले इसमें समझना जरूरी है कि उनको दवाई देने की जिम्मेदारी उनकी है, कि रोज सुबह शाम 5 मिनट जाएगा फिर, लेकिन अपने हाथ से दवा और पानी उनको देंगे तो मरीज हमेशा ठीक रहेंगे। तो ये साइको एजुकेशन का पार्ट होता है जो फैमिली मेंबर्स को समझाना रहता है। उसके बाद दूसरा पार्ट आता है दवाइयों का, कि मरीज के सारे मरीजों को एक ही दवाई लगती है ऐसा नहीं है। जैसे हमने देखा कि सिजोफ्रेनिया के टाइप्स भी अलग है, साथ में हर का मरीज का फंक्शनिंग लेवल भी अलग है। अभी कुछ है जो एग्जीक्यूटिव्स है, हाई फंक्शनिंग है, डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स है, उनको ज्यादा काम करने का रहता है, या फिर कुछ अभी बच्चे जो एजुकेशन ले रहे हैं, वो इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए देने वाली दवाई के लिए चॉइस अपने को अलग करना पड़ेगा। और दूसरे जो लोग हैं कि जिनको ज्यादा दिमाग से काम नहीं करने का है, तो उनके लिए अपन दवाई का चॉइस अलग कर सकते हैं। तो अपने को दवा कौन सी पेशेंट को सूट होती है, इसमें थोड़ा इकोनॉमिक्स भी आता है कि अफोर्डेबिलिटी क्या है, तो वो हिसाब से अपने को दवा का चॉइस करना पड़ता है। ज्यादातर ये दवाइयां है एंटी डोपामिनर्जिक ड्रग्स रहते हैं। अब डोपामिन के भी अलग अलग टाइप्स रहते हैं और पेशेंट का जो रिप्रेजेंटेशन है वो हिसाब से D1, D2, D3, D4 ये अलग टाइप की एंटी डोपामिन रिसेप्टर्स है, उनको ब्लॉक करने वाली दवा, वो भी उसका डोजेस भी अलग रहता है। अब मरीज का वजन कितना है, उसका फंक्शनिंग क्या है, वो लेडी है क्या, प्रेग्नेंट है क्या, या पोस्टपार्टम है, ओल्ड एज है, तो साथ में बाकी बाकी कुछ बीमारियां है क्या, मतलब अगर आपको डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, उसकी कोई दवाइयां चल रही है क्या। तो इन सब चीजों का इंटरेक्शन देखते हुए आपका वजन कैसा है, आपकी नींद की जरूरत कितनी है, आप इंडिपेंडेंट है क्या, या चलने के लिए सहारे की जरूरत है क्या, इतनी ढेर सारी चीजों का कैलकुलेट करके अपने को मरीज के लिए दवाई चुननी पड़ती है। और फिर हम चालू करते हैं, वो भी एक साथ नहीं चालू की जाती है, स्मॉल डोज से चालू की जाती है और धीरे धीरे उसको अपन अप टाइट्रेट करते हैं, मतलब उनका डोज बढ़ाया जाता है। तो ये दवा के बारे में हुआ। अब बहुत से मरीजों को दवा से फायदा नहीं होता है, तो ऐसे मरीज को कभी कभी भर्ती करके अपने को ट्रीटमेंट देना पड़ता है, जिसको ईसीटी बोलते हैं, मॉडिफाइड ईसीटी, मतलब इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, आम भाषा में जो लोग शॉक थेरेपी बोलते हैं, उसका भी इस्तेमाल कभी कभी करना पड़ता है। और ये शुरू में अपन ये ट्रीटमेंट देते हैं कि जिसमें मरीज को जो टीवी में दिखाया जाता वैसा बिल्कुल नहीं होता है। तो यहाँ मरीज को अनेस्थेशिया दिया जाता है, शॉर्ट जनरल अनेस्थेशिया, मतलब यहाँ मरीज को कुछ भी पता नहीं चलता है कि उनको कोई दर्द हो रहा है या फिर कोई उनको सुई चुभ रही है करके। और उसमें भी मामूली 80 to 90 मिलीकूलम से अपन ये करंट देते हैं, वो भी मात्र 0.8 सेकंड से देते हैं, ज्यादा 1-2 सेकंड के लिए दिया जाता है ये, है कि नहीं। और उसमें मरीज 10 मिनट में रिकवरी में भी आता है, 2 घंटे तक ऑब्जर्वेशन के लिए रहते हैं और बाद में घर में भी जाते हैं। तो ये ट्रीटमेंट का पार्ट हुआ कि जिसमें दवाई दी जाती है या फिर मॉडिफाइड ईसीटीज दिए जाते हैं। कुछ मरीज जहाँ दवाई नहीं लेते उनको आजकल इंजेक्शन आए जो हर महीने में एक बार लगाया जाता है और जिसका असर 1 महीने तक लगता है, डेपो प्रिपरेशंस कहे जाते हैं, ये भी ट्रीटमेंट का पार्ट है। तो और ट्रीटमेंट का और एक पार्ट रहता है कि जिसमें से ये मरीज अब ठीक तो हो गए हैं, मतलब अभी वो गुस्सा नहीं करते, क्रोध नहीं करते हैं, लेकिन अपने लिए जरूरी है कि वो फिर से अपना जीवन जी पाए। तो उसको अपन रिहेबिलिटेशन बोलते हैं, कि फिर से वो खुद का जॉब कर पाए, वो अपनी वो जो सर्विस है वो ज्वाइन कर पाए, बच्चे वो स्कूल में जाए या फिर उनको कॉलेज एजुकेशन कंप्लीट कर पाए, मैरिड कपल है तो वो अपनी औरत अपने घर की सारी जिम्मेदारियां ले पाए। तो ये सब रिहेबिलिटेशन का पार्ट आता है और ये सब सारे सिजोफ्रेनिया के ट्रीटमेंट के हिस्से हैं। समझो अगर ट्रीटमेंट चालू की, पेशेंट चालू अच्छा हो रहा है, ठीक हो रहा है या फिर हो गया, तो कितने दिन ये दवाई करना पड़ता है? बहुत बार लोगों का क्वेश्चन होता है, पेशेंट का क्वेश्चन रहता है, रिलेटिव का क्वेश्चन रहता है कि दवाई मुझे कितने दिन खानी पड़ेगी, तो उसमें कितने दिन ये दवाई चल सकता है या फिर चलना चाहिए? देखिए इसमें ऐसा होता है कि अगर ये ड्यूरेशन ऑफ इलनेस कितना है करके, अगर ये 1 महीने के अंदर रिप्रेजेंटेशन है, मतलब बहुत सी बार चौथी पांचवें दिन ही मरीज आ रहा है, 8-10 दिन में आता है, अगर 1 महीने के अंदर है तो इसको ब्रीफ साइकोटिक एपिसोड कहा जाता है। इसमें 8 महीने से लेकर 1 साल तक ट्रीटमेंट दिया जाता है और फिर उसमें भी आखिरी के 2-3 महीने में टैपर करके हम बंद कर देते हैं। लेकिन अगर ये 1 महीने से ज्यादा का ये ट्रीटमेंट चल रहा है,
ये अपना 1 महीने से ज्यादा इनके सिम्टम्स है, सिजोफ्रेनिया के सिम्टम्स अपने को दिखने पड़ते हैं। इसमें पाया गया है कि जब भी आप ट्रीटमेंट अगर बीच में बंद करते हो तो ये रिलैप्स होता है, लौट कर आता है। तो इसलिए मरीजों को बताया जाता है कि ये लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट है, लेकिन धीरे धीरे इनका डोजेस कम हो जाता है। सारे जो मरीज है इन्होंने भी देखा होगा कि जैसे ये सेटल होने जाते हैं तो इनकी दवा काफी कम हो जाती है और मात्र 1 या 2 गोली पे ही ये मेंटेन रहते हैं। बहुत बार लोग ये भी पूछते हैं कि क्या दवाई लेना जरूरी है, काउंसलिंग से ये ठीक हो सकता है या फिर और कोई इलाज है जिसके मतलब दवा छोड़ के, क्योंकि दवा के बारे में बहुत सारी बातें हैं जो हम बात में करेंगे, लेकिन बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि दवा के सिवा या फिर दवाई के बिना इसका उपचार किया जा सकता है। ये बहुत से बार सवाल कॉमनली हमारे पास आता है। ज्यादातर कैसे लड़कियों के बीच में जिनकी शादी नहीं हुई नहीं और शादी होने वाली है, तो माता पिता वो चिंतित रहते हैं कि भाई हमारे यहाँ तो हम दे रहे हैं, लेकिन अगर हम बताएंगे इनको दवा चालू है तो इनकी शादी तो नहीं होगी, फिर मुश्किल आएगा। तो इसलिए वो ट्राई करते हैं और हम वो रोजमर्रा में देखते हैं कि वो दूसरी पैथी में ट्रीटमेंट ट्राई करते हैं। एलोपैथी छोड़कर उनको होम्योपैथी, आयुर्वेदा, यूनानी, ऐसा अलग अलग वो ट्रीटमेंट ट्राई करते हैं और वो फिर से वो बीमारी लौट कर आती है और वापस आती है। तो इसमें और कोई पैथी ऐसा काम करते हुए मैं तो नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि वो ट्रीटमेंट फेलियर होके मेरे पास आने वाले केसेस हर महीने में है। तो उसमें ये जो दूसरा आपने जो कहा कि एक काउंसलिंग से ठीक नहीं होता है क्या, देखिए काउंसलिंग में ऐसा होता है कि जहां सामने वाला वो आपकी थेरेपी में पार्टिसिपेट कर रहा है, वो खुद सुधरना चाहता है कि मुझे ये प्रॉब्लम है और डॉक्टर मुझे समझ में आ रहा है कि ऐसा ऐसा ये थॉट प्रोसेस है, इसको बदलने की जरूरत है, या फिर इसके वजह से मुझे तकलीफ हो रही है। यहाँ लैक ऑफ इंसाइट सबसे बड़ी चीज है कि मरीज मानता नहीं मुझे तकलीफ है, वो मानता ही नहीं कि ये मैं गलत सोच रहा हूँ। तो आप कितना भी काउंसलिंग करेंगे तो वो मानेगा नहीं। बहुत से बार दिल रखने के लिए हाँ बोल लेते हैं। बहुत सारे मरीज बोलते हैं ना कि डॉक्टर साहब हम 2 दिन उनके साथ बैठे, हमने समझाया तो उस दिन तो समझ गए थे, बराबर किया, और अभी देखो 7 दिन पहले उन्हें फिर से घर से मारपीट कर ली, अब इसलिए हम पकड़ के इनको आपके पास लेके आए, हमने तो हाथ पैर बांध के लाए। तो फिर उनका एक गुस्सा उनके ऊपर निकलता है कि भाई हमने 2 दिन वेस्ट कर दिए करके। लेकिन अगर साइको एजुकेशन में वो पहले समझ लेते हैं कि लैक ऑफ इंसाइट ये बीमारी का हिस्सा है, तो आप उनको कितना भी समझाएंगे तो भी उनके ये समझ में नहीं आने वाला है। वो मरीज की गलती नहीं है, वो बीमारी का एक लक्षण है कि जो उनके कारण उनको चीजें समझ में नहीं आती है। बहुत बार पेशेंट या उनके रिलेटिव होते हैं, उनकी एक आशंका होती है कि दवाई से साइड इफेक्ट होते हैं। बहुत बार मतलब लोग कुछ भी बोलते हैं, किडनी खराब होता है, दिमाग स्लो हो जाता है, बहुत सारी गलतफहमियां इस दवाई के बारे में है। तो एक्चुअल में इसके क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और अगर ऐसे साइड इफेक्ट्स आते हैं तो लोगों ने क्या करना चाहिए? उनका कहना सही भी है। बहुत सी बार हम देखते हैं कि मरीज का वजन बढ़ रहा है, ये कॉमनली हम देखते हैं कि दवा लेने के बाद है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ और आपको मैं जागरूक करना भी चाहता हूँ इस मौके पर कि आजकल नई नई दवाइयां आए हैं। ये पुराने जमाने में होता था कि ये मानसिक की दवाई खाई और मरीज ने सिर्फ लेटे रहना है या फिर अपना वजन बढ़ाते रहना है, लेकिन अभी वैसा नहीं है। नई जो दवाइयां आए हैं उनके साथ ना वेट गेन होता है, ना आपको बहुत ज्यादा सेडेशन रहेगा। ये आम जो अपने को साइड इफेक्ट जो दिखते हैं ये 2 है। इसके अलावा बाकी कोई साइड इफेक्ट रहते हैं, जैसे कि फीमेल्स में कि उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल्स बराबर नहीं आ रहे हैं, इस तरह के साइड इफेक्ट अपने को देखने को मिलते हैं। लेकिन ये सारे क्यूरेबल है, ट्रीटेबल है, और ये अगर अपन दवाई की डोज एडजस्ट करते हैं या फिर दवा बदल देते हैं तो ये निकल जाते हैं। तो कोई ऐसा मेजर साइड इफेक्ट, परमानेंट साइड इफेक्ट आपके साथ रहने वाला है ऐसा नहीं होता है। देखिए आपको डॉक्टर के पास जाना ही उसी लिए रेगुलर बहुत जरूरी है। तो बहुत सारे मेरे पास भी मरीज आते हैं, बोलते हैं डॉक्टर साहब हम आपके पास मिलने आते हैं और आप आपको बोलते हैं कि हमारे सामने हाथ सामने करो, ये क्या है करके। तो हम वो ट्रिमर्स चेक करते रहते हैं, हम वोकोलिंगुअल मूवमेंट देखते हैं कि कोई आपको साइड इफेक्ट्स तो नहीं आ रहे। आपको आना इसीलिए होता है डॉक्टर के पास कि अगर कोई साइड इफेक्ट दिख रहे हैं तो आपका दवा का डोज अल्टर किया जाता है या दवा का डोज बदला जाता है। तो इसके लिए जरूरी है कि आप वो रेगुलर फॉलोअप इसीलिए होता है कि ये साइड इफेक्ट्स अपन मॉनिटर कर सकते हैं करके। डेफिनेटली, मतलब यहाँ पे लोगों ने ये ध्यान देना चाहिए कि अगर कुछ साइड इफेक्ट आता भी है तो आप डॉक्टर से जाके मिलिए, उनको बताइए क्या साइड इफेक्ट आ रहा है या फिर क्या तकलीफ हो रहा है, उसके हिसाब से डोज कम किया जा सकता है या फिर दवाई, अलग तरह की दवाई या फिर अलग तरह से काम करने वाली दवाई दी जा सकती है, अलग टाइप की दवाई दी जा सकती है। एक बहुत बार मतलब लड़की हो लड़का हो, बहुत बार हमसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर पेशेंट को स्किज़ोफ्रेनिया है या फिर ये
16-17वें साल में यूजुअली चालू हो जाता है, 22-25 तक उन्हें तो घर वालों को पता चलता है कि ये बीमारी अभी मतलब ठीक नहीं हो रही है, दवाई लिया तो ठीक हो जाता है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि पेशेंट दवाई बंद चालू करते हैं और वो हमेशा के लिए बीमारी बन जाती है। तो उस हाल में पेशेंट के रिलेटिव पूछते हैं कि इसका शादी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो आप उनको क्या बता? देखिए, शादी करने का हक सबका है। अगर पेशेंट स्टेबल है, वो अर्निंग है, इंडिपेंडेंट है, तो वो शादी उनकी करनी चाहिए। लेकिन कंडीशन उसके लिए जरूरी है कि आप जिससे शादी कर रहे हैं तो सामने वाले पार्टी को आप आगाह करना जरूरी है कि भाई इनको ये बीमारी है और इनको ये दवाइयां चल रही है करके। अगर आप चाहते हैं तो वो उनके डॉक्टर से आके मिलिए। तो बहुत सी बार ये मेरे जो पेशेंट्स रहते हैं उनके रिश्तेदार, वो जिनसे शादी हो रही है, उनको भी लेके मेरे पास आते हैं, बताते हैं कि हम इनसे शादी करना चाहते हैं और हम कर सकते हैं क्या। तो उनको हम उनके बारे में जानकारी देते कि भाई ये बीमारी है, ये दवाई उसमें चालू रहेगी, ये तकलीफें आ सकती है, यहाँ प्रॉब्लम ऐसा हो सकता है। और मैं देखता हूँ कि ऐसे शादियां होती भी है, क्योंकि सामने वाले भी कोई ना कोई तकलीफ में रहता है, उनकी भी कोई शारीरिक तकलीफ हो सकती है। तो ऐसे शादियां होते हम आजकल देख रहे हैं। उनके लिए एक मैरिज ब्यूरो भी है और अपने नागपुर में ही है, डॉक्टर अविनाश जोशी सर का मनोमिलन marriage.com, मतलब मैरिज ब्यूरो है। तो उनमें ऐसा एक मैरिज ब्यूरो भी इनके लिए नागपुर में है, अभी ऑनलाइन है, तो उसमें भी शादियां ऐसी हो रही है। ये जो बीमारी है बहुत बार जैसे आपने बोला कि इंसाइट नहीं होता है, पेशेंट मानते नहीं कि मुझे दवाई का मतलब दवाई खानी चाहिए, फिर दवाई का वो नहीं लेते हैं। तो इसमें बहुत जो इम्पोर्टेंट रोल होता है वो परिजनों का होता है या फिर उनके रिलेटिव्स का होता है। तो ये रिलेटिव्स ने क्या क्या एक ओवरऑल ध्यान देना चाहिए कि जिसकी वजह से ये ट्रीटमेंट इजी हो जाए या पेशेंट जल्दी से जल्दी इस चीज से बाहर निकल पाए या फिर उसका ट्रीटमेंट बराबर से? एमडी के एग्जाम में हमको एक तो शॉर्ट नोट भी होता था लिखने के लिए कि ई करके, मतलब एक्सप्रेस इमोशंस। ये फैमिली मेंबर्स का बहुत बड़ा रोल होता है। क्या होता है ना कि आप भी देखिएगा, एक ऐसे मरीज के साथ हमको सालों साल रहने का है, जो उसका सेवा करने के बाद, अच्छा रहने के बाद वो फॉल्स एलिगेशंस लगाते हैं, बिना वजह वो क्रोधित हो जाते हैं, आक्रामक हो जाते हैं, कभी मारपीट करते हैं। तो मैं समझता हूँ काफी घर वालों के लिए तकलीफदेह हो जाता है, मुश्किल हो जाता है कि वो खुद के भावनाओं के ऊपर नियंत्रण रख पाए। आप माता पिता हो, कोई भी हो, लेकिन इतने दिनों के बाद उनका भी बर्नआउट हो जाता है। तो जरूरी है कि वो थोड़े के लिए अपने लिए एक वो ब्रेक भी लेते रहे। एक पार्ट है कि वो 7-8 दिन के लिए घर में और रिश्तेदार है वो जिम्मेदारी लेते हैं, तो इनको एक ब्रेक मिलता है, ये बहुत जरूरी है। और दूसरा है उनका एम्पैथी लेवल बढ़ाने के लिए वो अपने साइकेट्रिस्ट के साथ काम कर सकते हैं। वो समझते हैं कि वो उनका जो भाई बहन या फिर बच्चा है जो भी बर्ताव कर रहा है, खुद होके नहीं कर रहा है। अब उनके दिमाग में रसायन में जो गड़बड़ की है उसके कारण उनका बर्ताव है। अगर ये विचारधारा के साथ चले तो बहुत सी बार उनको भी अपना एम्पैथी लेवल योग्य रखने में या फिर अपना क्रोध गुस्सा उनके ऊपर न निकालने के लिए मदद होगी। तो उनका बर्ताव मरीज के साथ प्रेम पूर्वक हो, आदर पूर्वक हो, अगर वो रखते हैं तो इसमें ऐसी जगहों में मैंने देखा है कि मरीज का रिलैप्स होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। और जहां नहीं है वहां भी मैंने देखा है कि जो मरीज 5-6 महीने से ठीक लग रहा है, एक ही डोज पे सेटल हुआ है, और अचानक फिर से तबीयत बिगड़ गई है। तो बहुत से, और मुझे हमेशा कहता है कि अरे दवाई नहीं खाई होगी, दवाई नहीं खाई होगी, उसने रोक दिया होगा। वो नहीं रहता है, और फिर पता चलता है घर में कि झगड़ा हो गया, बातचीत हो गई, या फिर इनको दोषारोपण किया गया कि तुम कुछ भी नहीं करते हो, निकम्मे हो, घर में बैठे हो, खाना खाते हो, कुछ नहीं करते हो, तुम आलसी हो, तुम ऐसे बैठे हो। तो उसके कारण भी मरीज काफी क्रोधित होने लगते हैं, और ये उसका अपने का दूसरा रूप भी देखने को मिलता है कि ये बीमारी लौट कर आई है या फिर उपद्रव फिर से हुआ है करके। आपने ये जो बताया है कि लोग बोलते हैं कि आप निकम्मे हो, घर में बैठे हो, काम नहीं करते हो, तो ये कितने पेशेंट्स में हो सकता है या फिर कितने पेशेंट्स इस बीमारी से पूरी तरह से बाहर निकल के आ सकते हैं या फिर अपना अपना काम कर सकते हैं, अपने काम में लग सकते हैं और अच्छे से वो अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं या कम्युनिटी में कुछ पॉजिटिव या फिर एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं या फिर अपनी जिंदगी खुद के दम पर चला सकते हैं? मेरे मेरे ख्याल से क्रॉनिक नेगेटिव सिम्टम्स छोड़ा तो आजकल सारे मरीज मैं ठीक होते हुए देखता हूँ। आजकल जो नई दवाइयां आई है, लोगों में अवेयरनेस आया है, और लोग जल्दी आजकल साइकेट्रिस्ट के पास आते भी है। तो इसके कारण हम देखते हैं कि ज्यादातर मरीज फिर से रिहेबिलिटेट उसमें होते हैं।
ये स्वरूप अपने को मेंटल हॉस्पिटल में भी देखा जाता है कि नागपुर मेंटल हॉस्पिटल में एक समय 1500 मरीज हुआ करते थे, आज हार्डली वहां 400 450 मरीज ही बचे हैं। और ये भी मैक्सिमम पुराने मरीज है जो सालों से वहां है। अभी नए मरीज जो भी आते हैं, जो ट्रीटमेंट अवेलेबल है उसके कारण, नई नई दवाएं अवेलेबल है तो उसके कारण जल्दी ठीक हो जाते हैं और फिर से वो सोसाइटी में वापस जाते हैं। और इतने ठीक होते हैं बहुत से बार अपने को समझ में भी नहीं आता कि ये मरीज है ये, या फिर इनको दवाई चालू है या ऐसा कुछ है करके। और ये सारे रूप में हम देखते हैं, उसमें डॉक्टर्स होते हैं, उसमें एडवोकेट्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, और ये सारे समाज में इस तरीके से काम करते हैं। बैंक में होते हैं, हम रेगुलरली देखते, पहचान भी नहीं पाते कि ये मरीज है या फिर कोई दवाई ले रहे हैं करके। डेफिनेटली। तो अगर दवाई बराबर से करेंगे, इलाज बराबर से होगा, तो डेफिनेटली वो स्किज़ोफ्रेनिया का जो पेशेंट है वो अच्छे से उससे बाहर निकल सकता है। परिजनों की मदद से, घर वालों की मदद से वो इस बीमारी पे मात कर सकता है। आपने जो शुरू में बोले कि सिम्पटम्स ये जो होते हैं, अगर किसी को, रिलेटिव्स को घर में पता चले कि ये पेशेंट को ऐसे-ऐसे सिम्पटम्स लग रहे हैं या फिर उसको स्किज़ोफ्रेनिया की बीमारी है या हो सकती है, तो उन्होंने डॉक्टर से मदद कैसे लेनी चाहिए? क्या करना चाहिए एग्ज़ैक्टली उसके लिए? बहुत सी बार कैसे सबसे पहले अपने मन की झिझक निकाल दे। उनको क्या है, डॉक्टर के पास जाने को झिझक लगता है, अरे यार ये तो ये पागलों के डॉक्टर है, इनके पास जाएंगे तो कैसा होगा। अब मेरे पास दूर से शहरों से मरीज इसलिए आते कि उनको अपने गांव के जो लोग रह गए या शहर के लोग हैं उनके बीच में बैठ के वेटिंग करना पड़ेगा, वो लोग उनको वहां देख लेंगे, इसलिए वो वहां से नागपुर तक आने को रेडी है। मेरे ख्याल से सबसे पहले इस स्टिग्मा को, इस झिझक को मन से हटाने की जरूरत है। जैसे बाकी बीमारी होती है वैसी ये सामान्य बीमारियां है। आप जाके अपने साइकेट्रिस्ट के साथ वहां के चर्चा कर सकते हैं, ऐसा ऐसा हो रहा है करके। तो बहुत सी बार ये लक्षण दिख रहे हैं तो ये सिजोफ्रेनिया के होंगे ऐसा नहीं है, ब्रीफ साइकोसिस भी हो सकता है। कभी कभी ये जो सब्सटेंस यूज बोलते हैं अपन, जो भांग गांजा चरस आजकल जो चलन काफी दिख रहा है, उसके कारण भी बहुत से बार ये ऐसे लक्षण दिखने लगते हैं, है कि नहीं। तो जैसे सिजोफ्रेनिया है, स्किज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर कहा जाता है, या फिर बहुत से बार लक्षण ये बाइपोलर मैनिया के हैं, उसके कारण भी हो सकता है। तो शुरुआती में ऐसे लक्षण अपने को दिखे हैं, अगर आप साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं तो उसका विश्लेषण करके वो एग्जैक्टली पता कर सकते हैं ये सिजोफ्रेनिया है या इससे मिलते जुलते बाकी जो 2-3 बीमारियां आई उसका तो हिस्सा नहीं है। तो वो उसका आकलन करके मरीज को जो एग्जैक्ट दवाइयां है, वो ट्रीटमेंट है, वो चालू कर सकते हैं। थैंक यू सर, बहुत अच्छे से आपने स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में हमको इंफॉर्मेशन दी है। यहाँ पे हम फर्स्ट जो पार्ट है वो खत्म करेंगे। इसके बाद में हम जो दर्शक रहेंगे उनके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आने चालू हो गए हैं, चैट बॉक्स में भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो वो क्वेश्चंस हम लेंगे। उससे पहले मैं ये जो हमारा आज का क्विज है, क्विज का फर्स्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा। आपको जैसे मैंने बोला कि जो बाद में लोग अगर ज्वाइन हुए होंगे तो आपको चैट बॉक्स में नहीं रिप्लाई करना है, आपको ये जो मोबाइल नंबर दिया हुआ है 9503421124, ये नंबर पे आपको रिप्लाई करना है। 9503421124, इस पे आपको व्हाट्सअप करना है, तो ही आपका ये आंसर मतलब कंसिडर किया जाएगा। तो आज का ये जो पहला क्वेश्चन है वो है, स्किज़ोफ्रेनिया के कोई भी 5 सिम्टम्स आपको बताने हैं। कोई भी 5 सिम्टम्स स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में आपको बताने हैं। तुरंत से मोबाइल उठाइए और ये नंबर पे आपको रिप्लाई करना है। तो ये जो ऑडियंस राउंड हम लेंगे उसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि बहुत सारे लोगों ने कमेंट बॉक्स में भी क्वेश्चन पूछे हैं। अगर किसी को हैंड रेज करना है, आपका वीडियो या फिर ऑडियो चालू करके आप क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछ सकते हैं। आप आपका हैंड रेज कीजिए, मैं एक एक को अलाउ करूंगा, तो आप खुद को अनम्यूट करके आप क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछ सकते हैं। जो यहाँ पे क्वेश्चंस आए हैं, मुझे लगता है सुनीता है, बाद में विहंगा जोगड़ेकर है। तो अगर आपको पूछना है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। अगर नहीं तो ये ऑडियंस जब क्वेश्चंस हैंड रेज करने वाले हैं उनका होने के बाद में मैं डेफिनेटली आपके क्वेश्चंस लूंगा। आपके कोई भी क्वेश्चन जो है अनआंसर्ड नहीं रहेंगे। बजरंग जी, आपका जो क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं, आप खुद को अनम्यूट कीजिए और क्वेश्चन पूछिए। डॉक्टर साहब, मेरे कुछ क्वेश्चंस है, सब साथ में पूछ लूं या एक एक करके पूछूं? आप कोई भी 1 या 2 क्वेश्चन पहले पूछिए। ठीक है डॉक्टर साहब, 2-3 क्वेश्चन पहले पूछ लेता हूं, फिर दूसरे लोग पूछ रहे हैं, फिर मुझे और अपॉर्चुनिटी देना डॉक्टर साहब। तो देखिए डॉक्टर साहब, मुझे ये पूछना कि सिजोफ्रेनिया एंड इम्पल्स डिसऑर्डर ऑफ एंग्रीनेस डाउट इज सेम और डिफरेंट और मेडिसिन्स आर सेम?
ये क्वेश्चन फर्स्ट है। इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर ऑफ एंग्रीनेस एंड डाउट और सिजोफ्रेनिया एक ही है ये, और मेडिसिन सेम है या इसको क्या डिफरेंशिएट कर सकते हैं? ओके, और आपका सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन ये है कि इफ कंटिन्यूअसली फॉर 32 years or so, if anybody take medicine after that in maintenance dose, patient adjust the dose according to his condition if he feels himself, यानी जब लगे ज्यादा डोज लेनी और जब लगे भाई अब रेगुलर डोज लेनी है, तो ये क्या ठीक है या वो पेशेंट को ऐसा नहीं करना चाहिए? तीसरा है, ए पेशेंट सफरिंग फ्रॉम impulse control disorder after 32 years, if he gets 5 hours sleep, is it okay enough? ये तीन पहले बता दीजिए डॉक्टर साहब। तो सर पहला जो क्वेश्चन है उनका कि इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर और स्किज़ोफ्रेनिया सेम है कि अलग अलग है, और उसकी दवाइयाँ सेम होती है कि अलग अलग होती है? देखिए, जैसा उनका नाम ही अलग है तो ये दोनों अलग अलग है। इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर इन जनरल कैसा है, जिनमें सॉफ्ट साइंस ऑफ ब्रेन इंजुरी रहते अपने को दिखते, उनमें खासकर देखा जाता है कि जिनमें एट बर्थ ब्रेन ट्रॉमा इंजुरी हुई है उनमें खासकर देखा जाता है कि इम्पल्स कंट्रोल मतलब ये उनको इम्पल्स आता है, गुस्सा क्रोध आता है और सडनली आउटबर्स्ट होता है, तो ये इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर में आता है। इसमें डिल्यूजन्स, हेलुसिनेशंस, ये जो पार्ट रहते हैं उसमें नहीं रहता है। अगर जो एग्रेशन, वायलेंस, सिजोफ्रेनिया का रहेगा तो उसमें डिल्यूजन का थॉट प्रोसेस रहता है कि वो मेरे खिलाफ प्लानिंग कर रहा था और मेरे जान को खतरा था, वो मुझे ऐसा ना करे इसलिए मैंने उसके ऊपर ये हमला किया। तो इतना सारा थॉट प्रोसेस एक्सप्लेनेशन ये सिजोफ्रेनिया का रहेगा। लेकिन इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर में वो एट इम्पल्स उसने एक्ट किया रहता है, वो एग्रेशन या वायलेंस उतना ही काम पार्ट जो इम्पल्स कंट्रोल का और सिजोफ्रेनिया में कॉमन दिखेगा। बाकी ये जो डिल्यूजन्स, हेलुसिनेशंस, ये जो थॉट प्रोसेस है ये इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर में अपने को नहीं दिखेगा। इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर में ज्यादातर अपन मूड स्टेबिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं, और कभी कभी अगर एग्रेशन, वायलेंस बहुत ज्यादा रहा तो एंटीसाइकोटिक्स का लो डोजेस में इस्तेमाल होता है। ये मेजर डिफरेंस है दोनों के मैनेजमेंट में। और एक डिफरेंस ये भी है कि इंसाइट जो हमने बात की वो स्किज़ोफ्रेनिया में इंसाइट नहीं होता है, पेशेंट को पता नहीं चलता कि मुझे बीमारी है या फिर मैं ये सब कर रहा हूँ या फिर वो सही है ऐसे मान के चलते हैं। इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर में वैसे नहीं होता है। जब ये एपिसोड हो जाता है, वो एग्रेशन करते हैं या फिर वायलेंस हो जाता है, उसके बाद में उनको पता चलता है कि मैंने ये किया है, ये गलत किया है, ये मैंने नहीं करना चाहिए था, बस मैं उस टाइम पे मुझे जो लगा वो मैं कंट्रोल नहीं कर पाया। इम्पल्स जो है, एग्रेशन का इम्पल्स जो है उसको मैं कंट्रोल नहीं कर पाया, तो उनको इंसाइट होता है कि मुझे ये इस तरह का तकलीफ हो रहा है। सर दूसरा जो उनका क्वेश्चन था कि अगर किसी को समझो 30 साल से 35 साल से बीमारी है, स्किज़ोफ्रेनिया है, वो दवाई ले रहे हैं, तो क्या खुद से वो डोज को एडजस्ट कर सकते हैं? अगर मैं अच्छा हूं तो डोज कम करूं, मुझे अगर ज्यादा तकलीफ हो रहा है तो मैं डोज बढ़ा सकूं? बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। रोजमर्रा में हम देखते हैं कि मरीज को लग रहा है मेरे को ठीक लग रहा है, मैं कर रहा हूँ तो मैं दवा कम लेता हूँ, मैं आधा कर देता हूँ, और रोज मरीज हमको मिलता है कि मैंने पीली गोली आधी की, नीली गोली पाव किया, और उसके बाद ये फिर से इनको तकलीफ बढ़ गई, ये ध्यान में आता है। क्योंकि जैसे डोजेस कम हो जाते हैं, अगर लॉस ऑफ इनसाइट फिर से चला जाता है तो उनको पता ही नहीं चलता कि वो क्या बर्ताव कर रहे हैं। और बहुत सी बार उन्हें जो गोलियां लेने में गड़बड़ी की है, या एडमिट होने के बाद या फिर से ईसीटी ट्रीटमेंट होता है, फिर रिकवरी फेज में सब उनको याद आता है, तब बोलते हैं कि डॉक्टर साहब पिछले 15 दिन से है कि नहीं कि मैं वो थोड़ा कम कर दिया था, या फिर मैं दवाई से लेट ले रहा था। अभी का मतलब जो आईपीएल चल रहा है तो मैच देखना है इसलिए दवाई से नींद आती, तो मैंने कम कर दिए थे, मैं लेट दवाई ले रहा था, आधी दवाई कर दिए थे, फिर गुस्सा, एग्रेशन, हेलुसिनेशंस फिर से चालू हो गया करके। तो अपने मन से मत कीजिएगा, क्योंकि ये इनसाइट वाला जो प्रॉब्लम इस बीमारी के साथ है वो काफी गड़बड़ी करता है। आप खुद नहीं समझ पाएंगे कि आपके साथ क्या हो रहा है करके, या ऐसा नहीं करना है। डेफिनेटली। और अगर बीमारी बढ़ जाएगा तो वही डोज में कंट्रोल होना फिर मुश्किल हो जाता है, डोसेस बढ़ाना पड़ता है। वो एक टाइम दवाई लेते तो उसकी जगह पे 3-3 बार दवाई देना पड़ सकता है। अगर ज्यादा बढ़ जाता है तो उसको एडमिशन करने की भी जरूरत पड़ सकती है। तो खुद से ना करके डॉक्टर की सलाह लेके ये करना जरूरी है। ये जो अगर अगर किसी को क्वेश्चन पूछना है तो प्लीज आप हैंड रेज कर सकते हैं और क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जब तक कि किसी का हैंड रेज हो जाए तब तक मैं कमेंट बॉक्स से एक क्वेश्चन लेता हूँ। What is the difference between psychosis and schizophrenia? साइकोसिस और स्किज़ोफ्रेनिया में क्या डिफरेंस होता है? साइकोसिस ब्रॉड टर्म है। अब साइकोसिस में कैसा है कि लॉस ऑफ इंसाइट बोले तो ये साइकोसिस हो गया। इसका अपोजिट मतलब न्यूरोसिस, मतलब इंसाइट है। मतलब डिप्रेशन एंजाइटी डिसऑर्डर है,
ये न्यूरोसिस में आएगा, और इसके अलावा जिसमें इंसाइट नहीं है वो साइकोसिस कहलाता है। तो लेकिन सिजोफ्रेनिया में अपन ने देखा कि डिल्यूजन्स, हाइलुसिनेशंस, लैक ऑफ इंसाइट, अफेक्ट, अपन जो चेंज होते वाला, ये सब चीजें देख रहे हैं वो सिजोफ्रेनिया में होता है। साइकोसिस की वजह बहुत सारी हो सकती है, कि कैसा है कि आपको वो आईसीयू साइकोसिस होता है कि जिसमें आपको न्यूरोट्रांसमीटर नहीं बल्कि आपके शरीर के सोडियम पोटेशियम कम ज्यादा हो गया है, उसके कारण आपका बर्ताव चेंज होता है, आप आईसीयू साइकोसिस में हो। या फिर सब्सटेंस इंड्यूस साइकोसिस है, हेड इंजुरी हुआ उसके बाद साइकोसिस हुआ है। तो इनका क्वालिटी अलग रहता है, लेकिन ये टर्म बेसिकली साइकोसिस में आ जाएगा, क्योंकि लॉस ऑफ इंसाइट एक पार्ट उसमें रहता है और बाकी बर्ताव उसका डिसऑर्गेनाइज हो जाता है। इज पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया क्यूरेबल? क्या पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया ट्रीट को मतलब क्योर हो सकता है? देखिए, जब भी हम इलाज करते हैं उसमें 2-3 टर्मिनोलॉजीज अपन करते हैं, कि एक रहता है क्यूरेबल रहता है, एक रहता है कंट्रोलेबल रहता है। कि जैसे डायबिटीज है, आपका ब्लड प्रेशर है, अस्थमा है, इसको अपन कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब क्या है कि वो जड़ से निकल नहीं जाएगा, लेकिन आप दवाई लेंगे तो आपका शुगर कंट्रोल में रहता है, आप दवाई लेते हैं आपका बीपी कंट्रोल में रहता है, आप आपका अस्थमा का इनहेलर ले रहे हैं तो आपका जो अस्थमा है वो कंट्रोल में रहता है। तो ये वैसी चीजें आपके पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया के लिए, कोई भी सिजोफ्रेनिया के लिए है, अगर आप मेडिसिन रेगुलरली लेते हैं तो ये कंट्रोलेबल रहता है, इसको अपन कंट्रोल करते हैं। डेफिनेटली। यहाँ पे हम यूजुअली 33% का रूल हम बताते हैं जब भी होता है कि क्योर कितना हो सकता है और ट्रीट कितना हो सकता है। तो 33% जो लोग हैं, अगर जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट की जाए, जो सर ने बताया कि ड्यूरेशन ऑफ अनट्रीटेड इलनेस है वो कम से कम हो, ट्रीटमेंट बराबर से किया जाए, तो शुरू में अगर ट्रीटमेंट होता है, बराबर से होता है, कोर्स बराबर से कंप्लीट होता है, तो 33% लोग होते हैं, पेशेंट्स होते हैं कि जिनमें ये फिर कभी नहीं होता है, ये बराबर से अच्छे हो जाते हैं और ठीक हो जाते हैं। 30% जो लोग होते हैं वो ऐसे होते हैं कि उनको दवाई लेते रहना पड़ता है, दवाई लेते हैं तो अच्छे हो जाते हैं, मतलब जो सर ने अभी बोला कि उसको कंट्रोल में रखा जा सकता है, और दवाई चालू रहता है तो वो कंट्रोल रह सकते हैं, बराबर से काम कर सकते हैं, और लेकिन उनको दवाई लेना पड़ता है, हमेशा के लिए दवाई लेना पड़ सकता है। दवाई जब भी बंद करेंगे तो बीमारी उभर कर आएगी और फिर से तकलीफ चालू हो जाएगा। और 33% लोग ऐसे होते हैं कि जिनमें दवाई लेते हुए भी कभी कभार ये जो सिम्टम्स है बढ़ सकते हैं, कम ज्यादा हो सकते हैं, स्ट्रेस आ गया तो दवाई चालू है फिर भी वो बीमारी बढ़ सकता है। तो उनको बहुत बार ऐसा होता है कि बराबर से फॉलोअप रखना, डोज कम ज्यादा करना, ये डॉक्टर के फॉलोअप से रेगुलर फॉलोअप करके वो करना जरूरी होता है, और वो करना ही पड़ता है। नहीं तो फिर कभी कभी ऐसे होता है कि बीच बीच में उनको एडमिट करके इंजेक्शन देके या फिर ट्रीटमेंट करना जरूरी होता है। यहाँ पे और एक जो क्वेश्चन आया है, कैन यू प्लीज टेल अबाउट चाइल्डहुड स्किज़ोफ्रेनिया? चाइल्डहुड स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में कुछ बताइए। चाइल्डहुड ऑनसेट सिजोफ्रेनिया, यहाँ सिजोफ्रेनिया के सिम्टम्स अपने को 10 साल के पहले या उसके आसपास अपने को दिखने को मिलते हैं। तो इसमें अपने को दिखता है कि जो बच्चा पहले बराबर बोलचाल करने लगा है, सोशलाइजेशन सीखा है, ये सारे माइलस्टोन्स उनके रिग्रेस होने लगते हैं। जो स्पीच है, कम्युनिकेशन है, बिहेवियर है, इसमें सारा अपने को डिसऑर्गेनाइजेशन आने लगता है। पढ़ाई में उनका ग्रॉस डिटोरेशन अपने को एकेडमिक परफॉर्मेंस में देखने को मिलता है। और बहुत से बार बताया है कि यूरिन, स्टूल, इनका भी कंट्रोल इनका निकल जाता है। तो इस तरीके के सिम्टम्स अपने को दिखने के लगते हैं, तो उसको चाइल्डहुड ऑनसेट सिजोफ्रेनिया कहते हैं। और ये थोड़ा ट्रीटमेंट के लिए भी थोड़ा मुश्किल जाता है। आगे का जो क्वेश्चन है विहंगा ने ही पूछा हुआ है, हाउ कैन वी रिहेबिलिटेट देम? आपने जो बताया कि तीसरा जो पार्ट होता है ट्रीटमेंट में, दवाई हुआ, एसीटी हुआ, और उसके बाद में रिहेबिलिटेशन हुआ, तो रिहेबिलिटेशन करने के लिए हम उसको क्या कर सकते हैं, उसके लिए क्या क्या जरूरत है, कैसे उनको रिहेबिलिट कर सकते हैं? रिहेबिलिटेशन के लिए स्पेशलाइज रिहेबिलिटेशन सेंटर्स भी रहते हैं, जैसे रीजनल मेंटल हॉस्पिटल्स है, वहां ये होने चाहिए। प्राइवेट में भी कुछ होते हैं, लेकिन जहां ये उपलब्ध नहीं है और घर के लोग अगर वो इंटरेस्ट लेते हैं, मरीज को हेल्प करना चाहते हैं, तो रिहेबिलिटेशन में बहुत सारा रोल अपन घर में भी कर सकते हैं। रिहेबिलिटेशन 2-3 तरह का रहता है। एक ऑक्यूपेशनल रिहेबिलिटेशन रहता है, कि जिसमें क्या है कि उनकी अभी जो क्षमता बची है या उनके पास अभी जो क्षमताएं है, उसका इस्तेमाल करते हुए उनको अपन सेल्फ इंडिपेंडेंट कैसे कर सकते हैं। तो उनकी क्षमताएं कैसे है, तो कुछ बच्चे हैं कि जो कैलकुलेशन में गुड रहता है, किसी का कैलकुलेशन कम रहता है, कोई जो सोशल स्किल्स इनके लिमिटेशंस कितने हैं
वो सब देखते हुए अपन ऐसा कोई काम ढूंढ सकते हैं कि जो उनको सेल्फ इंडिपेंडेंट कर सके, जिनके कारण वो खुद का कुछ रोजगार मिल सके उनको, उस तरीके का अपन ये कर सकते हैं। ये सोशल ये इनका ऑक्यूपेशनल रिहेबिलिटेशन रहता। सोशल रिहेबिलिटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर जहाँ सिजोफ्रेनिया कम उम्र में चालू होता है, कि जहाँ 15 के आसपास अपन देखते हैं, तो ये वही उम्र होता है कि 12, 13, 14, 15 की, इसमें अपन सोशल स्किल्स लर्न करते हैं कि लोगों के साथ कैसे बातचीत कैसे करने का है, उनके क्वेश्चंस को या रिमार्क को कैसे रिप्लाई देने का है। कि बहुत से बार अपना कम्युनिकेशन स्ट्रेट नहीं रहता है। कोई इंसान दुबला है या मोटा है तो उसको बोलेंगे अरे आज बहुत ही तुम दुबले लग रहे हो। तो अभी इस टाइप की एक थोड़ा सा क्रिप्टिक और ट्विस्टेड अपने जो रिमार्क्स रहते हैं, तो बहुत सारे मरीज मेरे पढ़ नहीं पाते, उनको तकलीफ जाते हैं। तो इस तरह का सोशल इंटरेक्शन उनको सिखाना पड़ता है। मुझे अभी भी याद आता है कि मेरी एक मरीज थी, लड़की थी, उसकी शादी थी, तो हमने वो बता के किए, वो लोग आए, उनके ससुराल वाले भी लोग उनको पहले ही बताया भाई ये दवाई है, अब इनका फाइल लेके जाइए, आप सेकंड ओपिनियन भी ले सकते हैं, इनको दवा रहेगी। और इनके माता जी ने बोला था ठीक है ये जिंदगी में इसका दवाई का इलाज मैं करूंगी। लेकिन वो शादी के 2 हफ्ते बाद उसकी सास लेके आई, बोले इसको कुछ समझता नहीं, ये नहीं वो नहीं। तो हमने बोला था नहीं, ये स्वभाव से बहुत सीधी सादी है, उसको कुकिंग वगैरह वो तो सब आता है, ये क्या है। तो बोले इसने, मैंने उसको हुआ क्या था, हमारा बातचीत और झगड़ा किस बात पे हुआ। तो बोले सीधी सी बात है, मैंने उसको बोला कि मेरी स्लीपर्स वहां रखी है, लाके दो। तो उसने ऐसे उठा के उसके सामने डाल दी। तो उन्होंने मांगी तो मैंने दे दी ना। तो उसका कहना था कि ये था, लेकिन वो सोशली वो एक्सेप्टेबल नहीं था, ऐसा कि वो ढंग से वो घुमा के उनके पैरों के सामने रखे। अब उन्होंने मांगे तो देने का तरीका क्या है, ये सोशल इंटरेक्शन है। ये छोटी मोटी सीधी जो चीजें रहती है कि जैसे कि हम वो बस के लिए खड़े तो हमको लाइन में खड़ा रहना है, कोई बुजुर्ग है तो उनको जगह देने का है, या फिर हम वो सब्जी लेने जाने तो वहां भाव करना है, ऑटो पकड़ना है तो 2-3 लोगों से बात करना है, पूछना है। ये सब चीजें सोशल कम्युनिकेशन में आते हैं। अगर वो घर वाली चीजें रिहेबिलिटेट आती है, तो बाकी लोगों के साथ हम कम्युनिकेट कैसे करें, वो बाकी लोगों ने नेगेटिव रिमार्क दिए तो कैसे उसको हैंडल करें, ये सब सारी चीजें रिहेबिलिटेशन का पार्ट आती है। एक बार आप बीमारी से निकल गए, डिल्यूजन हेलुसिनेशन से निकल गए, तो आप सोसाइटी का पार्ट होने के लिए जो लगता है वो इसमें आता है। यहाँ पे सुनीता ने क्वेश्चन पूछा हुआ है। सुनीता जी, आपका क्वेश्चन जो है फर्स्ट आई थिंक उसका रिप्लाई आपको मिल चुका है। व्हाट अबाउट मैरिज इफ एनी यंग हैज एनी मेंटल प्रॉब्लम, हाउ कैन दे सॉल्व द प्रॉब्लम। सर ने उसका रिप्लाई दिया हुआ है। अगर फिर भी उसके बतौर आपको कुछ पूछना है तो खुद को अनम्यूट कर सकते हैं और आप पूछ सकते हैं। आपका दूसरा जो क्वेश्चन है सिम्टम्स कैसे होते हैं, तो आपका ये मतलब अगर आप स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स के बारे में पूछ रहे हैं तो डेफिनेटली आप जब यूट्यूब पे वीडियो आएगा, आपने बीच में से ज्वाइन किया तो डेफिनेटली वो बाद में देख सकते हैं। अगर और किसी के बारे में पूछना है तो जो आपका जो क्वेश्चन है आधा अधूरा है तो आप खुद को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। यहाँ पे आगे जो क्वेश्चन है, नाम उनका पता नहीं चल रहा लेकिन उन्होंने क्यों क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज सिंपल स्किज़ोफ्रेनिया, इट्स एज ऑफ ऑनसेट एंड प्रोग्नोसिस। सिंपल स्किज़ोफ्रेनिया क्या होता है, उसका एज ऑफ ऑनसेट क्या होता है और प्रोग्नोसिस कैसे होता है। सिंपल सिजोफ्रेनिया में सिंपल कुछ भी नहीं, बड़ा मुश्किल जाता है कि सिंपल सिजोफ्रेनिया में होता क्या है कि ये मरीज करते कुछ भी नहीं है। मतलब रोज सुबह उठ के तैयार होंगे, नहा धो के करेंगे, हाथ पैर नाक कान गला बातचीत सब कुछ सही है, लेकिन उनको काम कुछ नहीं करना है। मतलब बच्चे हैं तो वो पढ़ाई छोड़ देते हैं, वो एडल्ट है तो उनका बिजनेस है धंधा वो छोड़ देते हैं और बैठे रहते हैं। तो नॉन प्रोडक्टिव लाइफ ये मेजर उसका कैरेक्टरिस्टिक्स रहता है सिंपल सिजोफ्रेनिया का। बाकी सारे जो सिम्टम्स पॉजिटिव नेगेटिव उतना प्रोमिनेंट नहीं दिखते हैं, पर नॉन प्रोडक्टिव लाइफ ये सिंपल सिजोफ्रेनिया कहलाता है। तो प्रोग्नोसिस अगर आप उनको अर्ली पिकअप करते हैं, न्यूअर मेडिकेशंस के साथ अपन ट्रीटमेंट करते हैं तो प्रोग्नोसिस अच्छा ही रहता है। यहाँ पे और एक जो क्वेश्चन आया है एडवोकेट स्नेहा कटरिया, उन्होंने पूछा है कितने दिन सिम्टम्स देखने के बाद डायग्नोसिस होता है। देखिए अगर डेफिनेशन के हिसाब से जाएंगे तो 1 मंथ तक अपन ब्रीफ साइकोटिक एपिसोड बोलते हैं, और 1 मंथ के ऊपर अपन जाते हैं तो फिर अपन इसको सिजोफ्रेनिया बोल सकते हैं कि अगर वो सारे साइन सिम्टम्स अगर फुलफिल होते हैं तो उसको अपन सिजोफ्रेनिया कह सकते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा सा बजरंग सर को फिर से अनम्यूट करेंगे। बजरंग सर आप खुद को अनम्यूट कर सकते हैं और क्वेश्चन पूछ सकते हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब मुझे क्वेश्चन पूछना है कि अगर कोई रात को 2 घंटा साउंड स्लीप लेता है और बाकी 6 घंटे यही बीमारी वाला
6 घंटे शट आईज, आंखें बिल्कुल बंद रखकर लेटे रहता है, तो ये क्या चलेगा? आंखें बंद करके लेटे रहेगा और 2 घंटा साउंड स्लीप आती है तो चलेगा, और दवाई ले रहा है रेगुलर तो चलेगा? सर हाँ, उनका क्वेश्चन है कि अगर कोई आदमी है जो 2 घंटे के लिए सिर्फ सो रहा है और बाकी टाइम पे वो आंखें बंद करके लेटा रहा है तो वो चलेगा? देखिए इसमें स्लीप पैटर्न हर एक का अलग अलग रिक्वायर्ड रहता है। आपने जैसे 2 घंटे कहा ना, कुछ कम सोने वाले रहते हैं, उनको शॉर्ट स्लीपर्स बोलते हैं, और ऐसा भी कहता है शॉर्ट स्लीपर्स आर हाई अचीवर्स। तो कुछ लोगों की नींद की जरूरत कम रहती है, हाइपरथाइमिक पर्सनैलिटी इसमें रहता है कि दिन में उनकी 3-4 घंटे में नींद हो जाती है और दिन भर वो एक्टिव रहते हैं। तो ऐसा होता है, अगर उसमें आपका बाकी रूटीन अफेक्ट नहीं हो रहा है, बाकी दिन भर आपका क्रियाकाल जो है बराबर चल रहा है, आप एक्टिव है, लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं, आपका रूटीन बराबर मेंटेन्ड है, आप गुस्सा क्रोध चिड़चिड़ापन नहीं कर रहे हैं, ड्यूटी पे सो रहे नहीं है, या फिर वो वाहन चलाते हुए आपको झपकी नहीं आ रही है, तो ये बराबर है। लेकिन आपका रूटीन कितना है वो जरूरी है। अगर आप पहले से ही आप शॉर्ट स्लीपर है, कम सोने वाले हैं, तो जरा ठीक है। लेकिन अगर आपका रूटीन जो है, अगर 6 घंटे की आप नींद लेते हैं, उसकी बजाय आपकी नींद एकदम से 2 घंटा कम हो जा रही है, तो डेफिनेटली ये बीमारी के लक्षण हो सकते हैं। ये डिप्रेशन में का भी लक्षण हो सकता है, या फिर ये साइकोसिस का ऑनसेट हो सकता है, बाइपोलर का भी ऑनसेट हो सकता है। तो नींद में कम गड़बड़ी होना कहीं ना कहीं ये मानसिक लक्षण में अपन पकड़ सकते हैं। डेफिनेटली अगर ऐसे होता है, अगर हो रहा है नींद में गड़बड़, तो वो नॉर्मल नहीं है। हो सकता है कि वो बीमारी की शुरुआत हो या फिर बीमारी फिर से रिलैप्स हो रही हो। तो डेफिनेटली जल्दी से जल्दी आप डॉक्टर को कॉन्टैक्ट कंसल्ट कीजिए और उसके हिसाब से दवाई बढ़ा के लेना बेटर रहेगा। क्योंकि बहुत कम लोगों में ये पाया जाता है, और जनरली एवरेज लोग जो होते हैं 5 से 8 आवर्स के जो नींद होती है यूजुअली लगती है। बहुत कम लोग होते हैं, जैसे सर ने बोला कि जो शॉर्ट स्लीपर्स होते हैं, तो वो बहुत कम लोग हैं। तो अगर पहले से है तो ठीक है, अगर कुछ गड़बड़ी है तो आप डेफिनेटली डॉक्टर्स को कंसल्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एक जो क्वेश्चन आया है उर्मिला भंडारगे, काउंसलिंग से कौन सी थेरेपी दी जाती है? काउंसलिंग में अलग अलग थेरेपीज दी जाती है। सिजोफ्रेनिया में नहीं है, ऐसा नहीं है। जो रिमिशन में है, सिम्टम्स में है, जिसमें रहता है कि पोस्ट साइकोटिक डिप्रेशन है, मतलब उस फेज में मरीज आ गया है कि अभी एक्टिव सिम्टम्स नहीं है और रिमिशन में है, और वहां कुछ सिम्टम्स रहते हैं, या फिर जिनको ट्रीटमेंट को रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, कि जिसमें कैसा कहता है कि रेजिस्टेंट ऑडिटरी हेलुसिनेशंस वगैरह है, तो उसमें कहीं कहीं मेंशन किया जाता है कि उनमें काउंसलिंग या थेरेपी दी जा सकती है। पर ज्यादातर जहां हम साइकोसिस सिजोफ्रेनिया इसकी बात कहते हैं, तो मरीज को काउंसलिंग या थेरेपी का रोल बहुत कम होता है, और फैमिली मेंबर्स के लिए इसका रोल ज्यादा होता है। और थेरेपी में अलग अलग टाइप है, वो मरीज की अंडरस्टैंडिंग कौन सा है, वो इमोशनल है या उसका वो इंटेलेक्चुअल लेवल का है, उसका अंडरस्टैंडिंग कौन सा है, वो हिसाब से थेरेपी चूज की जाती है। कभी वो इंसाइट ओरिएंटेड रहती है, कैसे कभी सीबीटी रहती है, आरईबीटी रहती है। तो मरीज का लेवल देख के, या फिर वो थेरेपिस्ट किसमें कंफर्टेबल है, उससे ये काउंसलिंग या थेरेपी का चुनाव किया जाता है। यहाँ पे एक 2-4 क्वेश्चंस हम लेंगे। उससे पहले जो सेकंड क्वेश्चन है आज का, जो क्विज है, क्विज का जो सेकंड क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे पूछना चाहूंगा। कृपया आपका मोबाइल उठाइए और तैयार रहिए। दूसरा जो क्वेश्चन है आज का वो है, जो मैंने 33% का रूल बताया था वो क्या था? जब हम ट्रीटमेंट के बारे में बात कर रहे हैं तो 33% रूल के बारे में मैंने बताया, तो वो 33% का रूल क्या है? तुरंत से आप रिप्लाई कीजिए। तब तक हम 1-2-4 क्वेश्चन लेंगे और उसके बाद में हम विनर आज का डिक्लेयर कर देंगे। यहाँ पे एक जो क्वेश्चन आया है, डिसऑर्डर या बीमारी की शुरुआत कब हो गई है, इसका पता बाद में कैसे पता चल सकता है क्या, और वो कैसे पता चलता है? देखिए इसमें सारा कुछ हिस्ट्री के ऊपर डिपेंड है, कि अपने को हिस्ट्री क्या मिलती है। मरीज आज आपको साइकोसिस के सारे सिम्टम्स मिल रहे हैं, लेकिन अपने को पता चलता है कि 2 महीने पहले इन्होंने शक लिया था किसी के ऊपर, और शक लेके उन्होंने मारपीट की थी, तो अपने को एविडेंस मिल जाता है कि भाई 2 महीने पहले ये बिना वजह शक लेना, गुस्सा क्रोध करना चालू हो गया था, मतलब आज भी अपने को लक्षण दिख रहे हैं, तो बीमारी की शुरुआत शायद 2 महीने पहले ही हो गई थी, ऐसा अपन पता कर सकते हैं।
और किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो आप कृपया खुद को अनम्यूट कर सकते हैं और क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बजरंग सर, आपका एक आखिरी क्वेश्चन हम लेंगे। हाँ डॉक्टर साहब धन्यवाद। इसकी दवाइयाँ जिंदगी भर लेने से क्या पेट खराब हो जाता है, ठंडा ज्यादा लगता है, और अगर डोज का अगर हेवी लेवे, मतलब जैसे 1.5 अगर दिया हुआ है तो 5 mg का ले लेवे तो क्या कुछ खराबी होती है? ये दो इंटरकनेक्टेड क्वेश्चन है डॉक्टर साहब। अगर जिंदगी भर दवाएं लेवे तो संडास लगता है ज्यादा, पेट खराब हो जाता है, और अगर रिकमेंडेड डोज से ज्यादा हेवी ले लेवे, लगता है कि भाई ठीक नहीं हो रहा है, हेवी ले लेवे, तो भी क्या गड़बड़ हो जाती है? जैसे 1.5 mg है उसकी जगह 5 mg ले लेवे। सर रिप्लाई करना चाहेंगे? हाँ, उनका मुझे समझा नहीं, 1.5 क्या क्या था? उनका कहना है कि अगर ये दवाई लेने से क्या मतलब कॉन्स्टिपेशन है, उनका कहना है कि ज्यादा डायरिया हो सकता है क्या, फर्स्ट क्वेश्चन। और हाँ। दूसरा क्वेश्चन ये था कि अगर मैं मुझे बोला है कि ओलेंजापिन का 5 mg का डोज मुझे दिया हुआ है, अगर मैं उसकी जगह पे 20 mg खुद से ले लेता हूँ तो उससे पेट के ऊपर क्या असर हो सकता है? हाँ हाँ, देखिए, सबसे पहले इससे आपने जो कहा है कि ये दवाई खाने से बार बार पेट साफ होगा क्या, तो नहीं होगा। कॉमनली देखा जाता है कि अगर एंटीकोलिनर्जिक दवा जो पुरानी टाइप की, जो फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स वो दी जाती थी, या फिर किसी गोली के साथ अगर कंबाइंड है, तो वहां कॉन्स्टिपेशन देखा जाता है। वो सारे मरीजों को होगा ऐसा जरूरी नहीं है। तो कॉन्स्टिपेशन कॉमन है, उसकी वजह से लूज मोशंस होंगे ऐसा तो नहीं लगता, और उसका दवाई के साथ कोई डायरेक्ट कोरिलेशन मुझे नहीं लग रहा है कि अपन ने डोज बढ़ाया तो लूज मोशंस कम या ज्यादा होंगे। और ओलांजापिन वैसे वगैरह दवाई का आपने डोज 2.5 का 5 या 5 का 20 अपने मन से मत कीजिएगा। इनके साइड इफेक्ट वो आपके जीआई ट्रैक्ट पे, पेट पे होने के बजाय आपको ज्यादा नींद आएगी, आपको चक्कर आएंगे, आप वो चक्कर आके नीचे गिर पड़ सकते हैं, और वो ये उम्र में तो हड्डी वड्डी भी टूट सकती है। तो कृपया करके अपने डोज को ऐसा कम ज्यादा बिल्कुल मत कीजिएगा। थैंक यू सर। अगर अभी भी किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप कृपया हैंड रेज कर सकते हैं और क्वेश्चन पूछ सकते हैं। UERJTC, आप खुद को अनम्यूट कीजिए और आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हेलो सर। हाँ हेलो, हाँ पूछिए। गुड इवनिंग सर, आई हैव 2 क्वेश्चंस। वन इज, अभी ये नया ट्रेंड आया है कि कॉग्निटिव रिहैबिलिटेशन थेरेपी, उसके बारे में थोड़ा बताइए फॉर स्किज़ोफ्रेनिया। एंड न्यूरोसाइकोलॉजिकल असेसमेंट, इसमें क्या क्या कर सकते हैं? सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका? न्यूरोसाइकोलॉजिकल असेसमेंट इन स्किज़ोफ्रेनिया और साइकोसिस। ओके सर, एनी रिप्लाई? कॉग्निटिव रिहैबिलिटेशन थेरेपी क्या होता है स्किज़ोफ्रेनिया में, उसको कैसे यूज कर सकता है, कर सकते हैं? देखिए, सीबीटी फॉर सिजोफ्रेनिया, इसमें ये कहा गया है कि जहां एक्टिव सिम्टम्स नहीं है, पेशेंट अभी रिमिशन में है, और उसके बावजूद कुछ सिम्टम्स है जो एंटीसाइकोटिक्स को और इसको रिस्पॉन्ड नहीं किए, तो वहां सीबीटी का रोल ऐसा कहा गया है। खासकर ये कहा जाता है कि रेजिस्टेंट ऑडिटरी हेलुसिनेशन में अगर पेशेंट उतना रिसेप्टिव है तो उसमें सीबीटी दे सकते हैं। अभी ये भी मैंने बुक्स में पढ़ा है, वास्तविकता में किसी को देते हुए या फिर कोई मरीज ने कहीं ट्रीटमेंट लिया है सीबीटी फॉर सिजोफ्रेनिया, मैंने अभी तक नहीं देखा है। सर आई थिंक ये कॉग्निटिव रिहैबिलिटेशन थेरेपी के बारे में बात है। कॉग्निटिव रिहैबिलिटेशन थेरेपी, नहीं, नॉट मुझे उसके CBT। बारे में जानकारी नहीं है। डेफिनेटली आई आल्सो डोंट नो अबाउट इट, हम पहली बार ये सुन रहे हैं। लेकिन अगर आपको कुछ पता है, आप जो भी जानते हैं जिसने क्वेश्चन पूछा है, तो कृपया अगर आपको मालूम होगा तो डेफिनेटली आप हमारा नॉलेज बढ़ा सकते हैं, क्या होता है और कैसे, मतलब जितना भी मालूम है उतना आप बता सकते हैं। सर मैंने सिर्फ सुना है, क्योंकि अब बार बार मतलब साइकोथेरेपी के अलावा भी हम जैसे उसका रिहैबिलिटेशन करते हैं, जैसे ये कॉग्निटिव फंक्शंस इंप्रूव करने के लिए हम स्किज़ोफ्रेनिया में कितना कारगर हो सकता है ये? जैसे उसका अटेंशन है, मेमोरी है, इसको हम ऐसा सुना है।
देखो ये जो है स्किज़ोफ्रेनिया, जो मतलब सिर्फ स्किज़ोफ्रेनिया के लिए किसी भी जो कोई भी बीमारी हो उसमें ये जो कॉग्निटिव रिहेबिलिटेशन, मतलब मुझे लगता है कि बेसिकली उनपे ये जो कॉग्निटिव फंक्शंस है, कॉग्निटिव डोमेन्स में जो भी कुछ आता है उसको इम्प्रूव करने के लिए जो भी वो थेरेपीज देंगे या फिर अलग अलग चीजें करेंगे, उसको ये बोल सकते हैं। और मुझे लगता है कि स्किज़ोफ्रेनिया में हर चीज में ये यूज कर सकते हैं। आई थिंक सो, मतलब डिटेल में मुझे मालूम नहीं है, जिस तरह से नाम आप बोल रहे हो उसके हिसाब से मैं सिर्फ बता रहा हूँ। दूसरा था न्यूरो साइकोलॉजिकल असेसमेंट, मुझे लगता है इसके बारे में भी साइकोलॉजिस्ट ही अच्छे से बता सकते हैं। सर, एनी आइडिया? न्यूरो साइकोलॉजिकल असेसमेंट इन स्किज़ोफ्रेनिया। नहीं, उसके बारे में नहीं, मैं नहीं जानकारी रखता हूँ। और कोई क्वेश्चन है? सर, और कुछ आप बताना चाहेंगे? कुछ बचा है या फिर आपको जो आखिरी लास्ट मैसेज देना है तो आप कृपया बोल सकते हैं। मैं खुद को थोड़ा सा मतलब अनम्यूट करूंगा और वीडियो भी मैं बंद करूंगा म्यूट करके, ताकि मैं जो आज के विनर्स है उनको मैं जजमेंट ले सकूं और उनको घोषित करने के लिए मुझे थोड़ा सा टाइम मिल जाए। तो आप कृपया आप जो भी आपको मतलब कुछ बचा है, आपको अलग से कुछ बताना है तो डेफिनेटली आप उसके बारे में बता सकते हैं। मुझे सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज लगती है स्किज़ोफ्रेनिया बीमारी में क्या है कि एक तो स्टिग्मा है जो अपने को छोड़ने की जरूरत है कि अपन ये साइकेट्रिस्ट के पास कैसे जाए करके, और क्यों ट्रीटमेंट लेना चाहिए, या फिर मेरे रिश्तेदार को मैं लेके जा रहा हूँ तो कुछ कम हो रहा है क्या, है कि नहीं, कि लोगों को शर्म आती खुद का मतलब वो कहीं दिखे तो लोगों को पता चला तो, या फिर मैं वेटिंग हॉल में बैठा हूँ तो लोग क्या बोलेंगे। तो इस साइकेट्री को लेकर एक जो स्टिग्मा है वो छोड़ने की जरूरत है कि मैं कोई फोरम में भी जाता हूँ तो मैं ठीक है, लोग मुझे जानते हैं, लोगों को मेरा नाम पता चलता है तो क्या होगा ना। तो मतलब ये उतना पैरानोइया मेरे ख्याल से ये दूर होने की एक जरूरत है, इतना सस्पिशियस नहीं रहना चाहिए। दूसरा, ये मरीजों के प्रति हमें हमदर्दी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि साइकोसिस है या फिर सिजोफ्रेनिया है तो उसमें जो मरीज का जो बर्ताव आता है वो जानबूझकर खुद होके नहीं करते हैं, वो गुस्सा करते हैं, क्रोध करते हैं या फिर मारपीट करने लगते हैं। ये जो भी उनका बर्ताव आता है या फिर वो जो निगेटिविटी रखते हैं अपने रिश्तेदारों के प्रति, जो सालों से उनका इलाज कर रहे हैं, ये भी एक बीमारी का हिस्सा ही होती है। अब जो जैसे कोरोना के बीमारी में लक्षण में आपको ऑक्सीजन कम होता है, वैसे अगर सिजोफ्रेनिया होता है तो आप आक्रामक होंगे, क्रोधित होंगे, आपके ऊपर शक लेंगे, ये मरीज से एक्सपेक्टेड है, तो उनके प्रति क्रोध मत रखिएगा। दूसरा और एक जरूरी अपने को ट्रीटमेंट में रखना है अपने को कि अपने को लड़ने का है, किससे लड़ने का है, तो अपने को बीमारी से लड़ने का है, दवाई से नहीं। ये सारा दिमाग लोग जो लगाना चालू कर देते हैं ना, दूसरे महीने के बाद ठीक लगा तो ये काली गोली कम करो, नीली गोली बढ़ाओ, कि सुबह की शाम को ले, शाम को पीछे लो, तो वहां दिमाग लगाने के बजाय आपके डॉक्टर है वो वेल एजुकेटेड है, उन्होंने अपनी जिंदगी के 3 साल सिर्फ ये पढ़ाई में दिए हैं और बाद में प्रैक्टिस में भी 10-15 साल से वही काम कर रहे हैं। आप फोन उठाइए, उनसे बातचीत कीजिए, अपने मन से ये कम ज्यादा करते तो उससे बहुत सी बार बीमारी रिलैप्स होते हुए, अनचाहे उसके साइड इफेक्ट्स आते हुए हम देखते हैं। तो मेरे ख्याल से 2-3 चीजें अपन ध्यान में रखें तो सिजोफ्रेनिया का इलाज करना कुछ मुश्किल बात है ऐसा मुझे नहीं लगता है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने पहले क्वेश्चंस का आंसर दिया है, सेकंड क्वेश्चंस का आंसर नहीं दिया है। अभी भी टाइम है, 2 क्वेश्चंस है, तब तक आप सेकंड क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, क्योंकि 2 लोगों ने बराबर दिए हुए और 2 लोग ने जो दिया है गलत दिया हुआ है, तो और एक बार वो रिपीट कर सकते हैं, और जिन्होंने नहीं दिया है वो दे सकते हैं बराबर से आंसर, तो और एक जो विनर बचा है वो हम निकाल सकते हैं। तब तक एक जो क्वेश्चन आया है, RTMS कैन वर्क एज वन ऑफ द ट्रीटमेंट क्वेश्चन मार्क, एंड हाउ इफेक्टिव RTMS ट्रीटमेंट इज। RTMS क्या काम कर सकता है और उसमें कितने चांसेस है रिकवरी के? RTMS इन स्किज़ोफ्रेनिया। RTMS एक नया मोडेलिटी है, इसमें ECT के ऊपर एडवांटेज ऐसा रहता है कि इसमें एनेस्थीसिया नहीं देना पड़ता है, पेशेंट को बेहोश नहीं होना पड़ता है, पेशेंट कुर्सी में बैठा है और एक हाई फ्रीक्वेंसी मैग्नेटिक कॉइल से ब्रेन का एक पर्टिकुलर एरिया अपन उसको स्टिमुलेट करते हैं। तो ये वर्क करती है कुछ पेशेंट्स में और कुछ स्टडीज में उसके रिजल्ट्स ठीक मिले हैं, बहुत ज्यादा वंडरफुल नहीं मिलेंगे, मतलब उसको कंपैरेटिव अपन ECT के साथ करते हैं तो वो कंपैरेटिव नहीं है, लेकिन अपन देखा जाए तो यहाँ उतनी ये इन्वेजिव प्रोसीजर भी नहीं है। तो जहां अगर कंफर्टेबल है मरीज की वो फ्रिक्वेंटली ट्रीटमेंट लंबे
ड्यूरेशन के लिए लेने के लिए तैयार है, उनके लिए अगर कॉस्ट इफेक्टिव है तो वो लोग ट्राई कर सकते हैं। तो कुछ पेशेंट्स में यहाँ ठीक ठाक रिजल्ट्स है, कुछ में वंडरफुल है, पर वो कंपेरेबल रिजल्ट्स अभी भी इसके आरटीएमएस के नहीं है। UERJTC, आप खुद को अनम्यूट कर सकते हैं और क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक या दो क्वेश्चन हम लेंगे। आप खुद को अनम्यूट कर सकते हैं और क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सर नो क्वेश्चन सर। ओके, ठीक है। ओके बजरंग सर, ओके आखिरी एक क्वेश्चन पूछ लीजिए। ठीक है, पूछिए एक। हाँ सर, मुझे ये पूछना है कि इन ओल्ड एज इफ ही टेक्स मेडिसिन प्रॉपरली एंड रेगुलरली हिमसेल्फ स्टिल केयर गियर इज रिक्वायर्ड और नॉट इन ओल्ड एज इफ ही टेक्स रेगुलरली एंड प्रॉपरली मेडिसिन। सर अगर कोई ओल्ड एज में है, वो खुद से ट्रीटमेंट ले रहे हैं, बराबर ले रहे हैं, आई थिंक विथ मतलब डॉक्टर को कंसल्ट करके, तो अगर वो बराबर से दवाई ले रहे हैं तो क्या उसको केयर गिवर की जरूरत है? केयर गिवर उसके लिए चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ देखिए, कैसा ये बीमारी में हम इंसान यानी मतलब दवाइयाँ और बीमारी ऐसे हम इंसान नहीं होते ना। केयर गियर अपने को बाकी चीजों के लिए भी लगते हैं, जिसके साथ हमने बाकी बातचीत कर सकते हैं, रोजमर्रा के जो तकलीफ है वो शेयर कर सकते हैं, सोशलाइजेशन होता है, ये सब चीजों के लिए भी केयर गिवर लगता है। तो मेरे ख्याल से अपन रेगुलर मेडिसिन ले रहे, दवाई ले रहे, मतलब केयर गियर की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। दूसरा, कैसे अपन ने बीमारी में देखा है अपना बर्ताव चेंज हो रहा है और उसमें बराबर अपन नहीं, रियलिटी में अपन बराबर टच में नहीं है, ये अपने को नहीं समझ में आएगा। मेरे ख्याल से अगर केयर गिवर आपके साथ में है तो वो जल्दी पिकअप कर सकते हैं कि आपका बर्ताव अभी रियलिटी से टच में नहीं है और ये थोड़ा सा डिसऑर्गेनाइज हो रहा है, ये नया कुछ दिख रहा है। तो मेरे ख्याल से अब बेटर है कि आप केयर गिवर के साथ में रहते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और अब टाइम है, हम जा रहे हैं आखिरी मोड की तरफ। आज का जो क्विज था उसके विनर्स हम डिक्लेयर करेंगे। पहला क्वेश्चन था जो था स्किज़ोफ्रेनिया के कोई भी सिम्टम्स, 5 सिम्टम्स आपको बताने थे, तो उनमें से बहुत सारे लोगों ने उसका रिप्लाई किया है। पहले क्वेश्चन को बहुत सारे लोगों ने रिप्लाई किया है और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आंसर जो है बराबर है। लेकिन जो सेकंड क्वेश्चन था 33% का जो रूल मैंने बताया था वो क्या था, तो 33%, एक बार फिर बताता हूँ कि 33% लोग जो है, ये पेशेंट जो है, दवाई लेने के बाद, बराबर से ट्रीटमेंट करने के बाद, कोर्स कंप्लीट करने के बाद उनको फिर यूजुअली ये तकलीफ नहीं होता है और वो पूरी तरह से अच्छे हो सकते हैं, वो पूरी तरह से ट्रीटमेंट उनका कंप्लीट हो सकता है। 33% जो लोग हैं उनको हो सकता, मतलब दवाई लेना जरूरी होता है, जिंदगी भर दवाई लेना पड़ता है, लेकिन जो अगर वो बराबर दवाई लेते हैं तो यूजुअली रिलैप्स नहीं होता है और वो अच्छे से वो अपना लाइफ जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं, प्रोडक्टिव लाइफ कंटिन्यू कर सकते हैं, सोशल लाइफ कंटिन्यू कर सकते हैं। तो बच्चे जो 33% होते हैं उनमें ऐसे होता है कि दवाई बराबर से लेने के बाद भी रिलैप्स के चांसेस हो सकते हैं, बीच बीच में उनका तकलीफ बढ़ सकता है, कंट्रोल जा सकता है और उनको डोसेस में एडजस्ट करने की जरूरत पड़ सकती है और उनको एडमिशन करने की भी जरूरत पड़ सकती है। तो ये जो था वो 33% रूल था। विनर्स जो है आज के पहले एक क्वेश्चन आया है, आखिरी क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द प्रिवेंटिव मेजर्स टू बी टेकन टू प्रिवेंट आवरसेल्फ बाय गेटिंग स्किज़ोफ्रेनिया, थिंग्स टू फॉलो सो दैट आवर ब्रेन एंड माइंड आर फिट एंड हेल्दी। मुझे लगता है ये जनरल क्वेश्चन है कि खुद को कैसे फिट रखे मेंटली, हमें स्किज़ोफ्रेनिया ना हो या फिर जनरली कोई भी बीमारी ना हो, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। देखिए, एक चीज है कि जिसमें अपन देखते हैं कि 2 हिट हाइपोथेसिस एक ब्रेन का है, उसमें क्या रहता है, फर्स्ट हिट आपका जेनेटिक लेवल पे रहता है कि आपको एक स्किज़ोफ्रेनिया का क्रोमोसोम मिला है, आप वो कैरी कर रहे हैं, वो एक्सप्रेस नहीं हुआ है। और सेकंड हिट इन्वायरमेंटल हिट रहता है कि ऐसे बच्चे के जिनको पॉसिबिलिटी है, जेनेटिकली मिला है, लेकिन वो भांग गांजे का जो बीड़ आजकल चलन है उसका सेवन करते हैं या शराब का सेवन करते हैं, उसके बाद साइकोटिक ब्रेकडाउन हुआ है और स्किज़ोफ्रेनिया का ऑनसेट हुआ है।
तो ऐसा फैमिली हिस्ट्री वगैरह है तो उन्होंने ये सब चीजों का अवॉइड करना चाहिए। कोई भी सब्सटेंस अब्यूज है उसको अवॉइड करना चाहिए। बाकी कोई थेरीज उसके ऊपर थेरेपीज निकली है, उसमें बहुत सारा नहीं, अपन ने पहले भी डिस्कस किया है। हाउ टू फॉलो टू सो दैट ब्रेन एंड माइंड आर फिट एंड हेल्दी। तो मेरे ख्याल से दो चीजें इंपॉर्टेंट है। एक है कि आपका स्लीप रेगुलर आप लेते हैं, 6-8 आवर्स जो आपका रेगुलर स्लीप है वो आप लेते हैं। दूसरा, आपके ब्रेन को 6 to 8 आवर्स ऐसे एक्टिव चीजों में खुद को इन्वॉल्व रखते हैं कि जो आपको अच्छा लगता है। 6 to 8 आवर्स का आपके पास एक लीजर टाइम भी रहता है जिसमें आप ब्रेन को एक रिलैक्स भी रखते हैं। ये अगर 2-3 चीजें अपन करते हैं और मॉर्निंग एक्सरसाइज अगर करते हैं तो मेरे ख्याल से आप फिट और हेल्दी रह सकते हैं। और हेल्दी लोग बाय माइंड और फिजिकल फिटनेस, ऐसे जो लोग हैं ऐसे लोगों से आप सराउंड रखो तो आप वैसे रहने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और आज के जो 2 विनर्स है वो है डॉक्टर श्री कृष्णा वेनिकर। अगर आप है तो आप खुद को प्लीज हैंड रेज कीजिए ताकि मैं आपको अनम्यूट कर सकूं और पिन कर सकूं। ओके सर, डॉक्टर श्री कृष्णा, अगर आप सुन पा रहे हैं तो कृपया आप आपका नाम बताइए, आप क्या करते हैं और कहाँ से बताइए, और आपको आज का प्रोग्राम कैसे लगा। आज मुझे लगता है आप फर्स्ट टाइम प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं क्योंकि पहली बार मैं नाम देख रहा हूँ। तो डेफिनेटली आप आपका जो ये है तो आपकी जो राय है आप बता सकते हैं। गुड इवनिंग सर। मेरा नाम डॉक्टर श्री कृष्णा वेनिकर है। मैं बेसिकली एक मेडिको हूँ, लेकिन मैंने स्टेट गवर्नमेंट से सिविल सर्विसेज देके अभी मैं ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर करके काम करता हूँ। ओके, कहाँ से है आप? तो मैं बेसिकली नांदेड़ से हूँ, लेकिन अभी पोस्टेड हूँ सिंदखेड राजा डिस्ट्रिक्ट बुल्ढाना। ओके। तो मेरे एक कलीग है सुनील नागरे जी, वो हमेशा आपके सेशंस को अटेंड करते हैं और उन्होंने ही मुझे आज इंसिस्ट किया था कि आप भी ज्वाइन कीजिए, बहुत अच्छे सेशन होते हैं। तो आज मैं वैसे सेकेंड टाइम ज्वाइन हुआ था, मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये सेशन सुन के। जनरली जो ये होती है जो जिस चीज के लिए यानी साइकेट्रिक ट्रीटमेंट या फिर जो मानसिक बीमारी से बाधित लोग होते हैं उनके बारे में आपके द्वारा जो ये प्रयास चल रहे हैं लोगों को शिक्षित करने के, वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और हर आपके सेशन को अटेंड करने के लिए मैं प्रयास करूंगा आगे से भी। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आपका नाम माइंड केयर मैराथन की लिस्ट में शामिल किया जाएगा। डेफिनेटली आपको मैसेजेस आते जाएंगे, आप ज्वाइन कीजिए। जैसे सुनील नागरे जी ने आपको ज्वाइन किया, इस मुहिम में शामिल किया। हाँ, आपको कुछ बोलना है? तो ऐसे ही आप बाकी लोगों को भी शामिल कीजिए ताकि इस बीमारी जो है, ये जो मानसिक बीमारी है, उसके बारे में बहुत जन जागृति होना जरूरी है। बहुत लोगों तक ये पहुंचाना जरूरी है। अभी तक जो सर जो बात कर रहे तो जो स्टिग्मा है वो बहुत सारा है, तो उसको दूर करने के लिए हमें बहुत कोशिश करनी पड़ेगी। और अगर आप सब लोगों का साथ मिलता है तो डेफिनेटली हम ऑल टुगेदर ये सब टुगेदर हम कर सकते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन। और दूसरे जो विनर है, आपने जिनका नाम लिया वही दूसरे विनर है। आज के जो विनर है, दूसरे विनर है वो है सुनील नागरे जी। सुनील नागरे, आप कृपया हैंड रेज कीजिए ताकि मैं आपको अनम्यूट कर सकूं, पिन कर सकूं। कृपया आप खुद को अनम्यूट कर सकते हैं। मैं तो आपको जानता हूँ अभी 3-4, आप ये मुझे लगता है चौथी बार है आप विनर है। 3 बार आप ऑलरेडी जीत चुके थे, आज की चौथी बार है आप जीत चुके हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन। आप खुद को अनम्यूट कर सकते हैं, आपके बारे में बता सकते हैं और आज का प्रोग्राम आपको कैसे लगा उसके बारे में हम बता सकते हैं। यू कैन स्टार्ट योर वीडियो टू। यस सर। कॉन्ग्रेचुलेशंस सर, कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन। थैंक यू सर, थैंक यू सर। मैं सुनील नागरे, सिंदखेड राजा पंचायत समिति से, मैं जूनियर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर हूँ। आज का सेशन, पहले आज के सेशन के बारे में पहले ही आज सुबह आपने जो एक आर्टिकल भेजा था वो मैंने पढ़ा था। और आज का सेशन में हमेशा की तरह राह देख रहा था कि कब 7 बजते हैं। बहुत बढ़िया सेशन था आज का भी। थैंक यू वेरी मच सर। कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन। तो आज के ये हमारे 2 विनर है। तीसरा विनर हम चुन नहीं पाए क्योंकि उन्होंने पहले क्वेश्चंस तो बराबर आंसर तो बराबर दिए था, लेकिन दूसरे जो आंसर दिए थे 2 लोगों ने दिए वो गलत दिए थे
और बाकी लोगों ने जो उसका कोशिश ही नहीं किया, तो उसके जगह उसकी वजह से हम तीसरा विनर हम चुन नहीं पाए। आज के जो 2 विनर है, कृपया उनसे रिक्वेस्ट है कि आप कृपया आपका डिटेल एड्रेस और फोन नंबर और फोटो अच्छा सा आप भेज दीजिए। आपका गिफ्ट आपके तक 1 हफ्ते में या 2 हफ्ते में आप तक पहुंच जाएगा। सो इसी के साथ हम ये कार्यक्रम से विदा लेते हैं। विदा लेने से पहले मैं डॉक्टर निखिल पांडे सर से धन्यवाद कहना चाहूंगा कि आपने ये आपका बहुत कीमती समय जो आपका ओपीडी का टाइम था उसमें से निकाल कर हमारे लिए दिया, लोगों को अवेयर करने में दिया, तो मैं आपसे धन्यवाद कहना चाहूंगा। अतुल आपका भी धन्यवाद। आप जो काम कर रहे हैं ना एकदम बढ़िया है। ये अभी तक मैंने सुना था, लेकिन अभी मैंने अटेंड किया है ना, तब मुझे लग रहा है दिस इज समथिंग वंडरफुल, है ना। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। लोगों का जो पार्टिसिपेशन मैं देख रहा हूँ, दिस इज समथिंग एक्सेलेंट, है कि नहीं। ये मेरे ख्याल से ये कोविड के बाद ये अपने को जो जूम वगैरह मिला है ना, उसका सबसे बेस्ट अच्छा इस्तेमाल आप कर रहे हो। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। और आज सर फिर भी कम अटेंडेंस है, यूजुअली 68 मतलब 70 तक अटेंडेंस जाता है। पता नहीं लोगों को मतलब जैसे टेक्निकल इशू है कि पता नहीं, या फिर आज स्किज़ोफ्रेनिया डे है तो बहुत जगह पे उन्होंने प्रोग्राम सुने होंगे बॉम्बार्डमेंट चालू है दिन भर। हाँ, तो आज हम लेट मतलब 7 बजे चालू है, तो हो सकता है लोगों ने ऑलरेडी अटेंड किया होगा। तो पर मुझे श्योर है कि ये यूट्यूब पर रहेगा, तो यूट्यूब पर जाएगा तो इसको हम एडिट करके जो जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वही रखेंगे, और वो बहुत सारे लोग देखेंगे यूट्यूब से। बहुत सारे लोग जुड़े हुए, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम डायरेक्टली नहीं ज्वाइन कर पाते हैं, खाने का टाइम होता है, जो साइकोलॉजिस्ट है उनका फूड प्रिपरेशन का टाइम होता है, तो यूजुअली उनको अटेंड करना मुश्किल हो जाता है। तो बहुत सारे लोग हैं जो बाद में देखते हैं, बाद में उनके कमेंट्स भी आते हैं, तो डेफिनेटली वो ज्यादा लोगों तक पहुंच जाएगा। यहाँ पे जो लोग ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं, लाइव अटेंड कर रहे हैं, उन सभी से मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। स्पेशली जो लोग हैं जो बार बार आ रहे हैं, हमेशा आते हैं, तो उनको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। जैसे सुनील नागरे है, जो और लोगों के भी इस मुहिम में जोड़ रहे हैं ताकि अवेयरनेस बढ़े, ज्यादा से ज्यादा लोग ज्वाइन करें। तो इन सुनील नागरे जी है, उनकी तरह से जो भी लोग ऐसे काम कर रहे हैं, जो लोगों को लेके साथ में चल रहे हैं, तो उनके लिए मैं स्पेशल धन्यवाद देना चाहूंगा। जिन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया क्विज कंपटीशन में, तो उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। जिन्होंने जीता उनको मैं कांग्रेचुलेशन करना चाहूंगा, जिन्होंने अटेंड किया उनको भी मैं कांग्रेचुलेट करना चाहूंगा। बस थोड़े सा सेकंड क्वेश्चन मैं ये बताना चाहूंगा बहुत सारे लोगों को कि आप फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो दे जाते हैं, लेकिन बीच में वो छोड़ देते हैं, सेकंड आंसर का अटेम्प्ट नहीं करते या फिर देते नहीं है, बीच में से सेशन छोड़ देते हैं। तो वैसा मत कीजिए, आपके जीतने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो डेफिनेटली आते जाइए, ज्वाइन करते जाइए, और जो आप सुन रहे हैं उसका आपके लाइफ में इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको कोई ऐसे पेशेंट्स दिखता है तो उनसे बात कीजिए, उनके रिलेटिव से बात कीजिए, और वो स्टिग्मा जो है वो स्टिग्मा कम करने के लिए थोड़ा सा सबका मतलब सबका सहकार्य होगा तो वो बहुत जल्दी खत्म हो सकता है, कम हो सकता है, और ज्यादा से ज्यादा लोग अंडर ट्रीटमेंट आ सकते हैं। जैसे सर ने बोला कि नागपुर हॉस्पिटल में पहले ऐसा था, मेंटल हॉस्पिटल में, कि 800-1000 पेशेंट रहते थे, और अभी वो जो पेशेंट है 300-400 पर आया है। तो इसमें जो है अवेयरनेस का बहुत बड़ा रोल है। पेशेंट ट्रीटमेंट के अंदर आ रहे हैं, कम्युनिटी लेवल पर ट्रीटमेंट हो रहा है। अगर ट्रीटमेंट जल्दी होता है, जल्दी से ट्रीटमेंट चालू हो जाता है, तो वो मतलब उसको एडमिट करने की जरूरत नहीं पड़ता, विथ ट्रीटमेंट हो सकता है। जो हमने पहले 33% बोला था, उसमें ये लोग आ सकते हैं और पूरी तरह से क्योर होके वो अच्छे भी हो सकते हैं। तो अगर वो सिम्टम्स पहचान पाए, उनको जल्दी से जल्दी साइकेट्रिस्ट के पास में लेके आए और वो ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी और अच्छे से कंप्लीट हो जाए, तो डेफिनेटली ये 33% का जो नंबर है हम बढ़ा सकते हैं, और उसको हो सकता है वो थोड़ा सा फिगर चेंज हो जाएगा, और शायद और कोई रूल आगे आ सकेगा। तो सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ सर, आपका स्पेशल वंस अगेन थैंक यू। और इसी के साथ में ये हम खत्म करते हैं प्रोग्राम। मिलेंगे अगले मंगलवार को। अगला जो हमारा टॉपिक है, से नो टू द टोबैको इफ यू वांट टू से नो, जो तो मतलब टोबैको के बारे में ये है, तो डेफिनेटली आप वो अटेंड कीजिए। तो मिलेंगे अगले मंगलवार को शाम को 7 बजे तक। तब तक गुड नाइट एंड बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन। अगर किसी को सर्टिफिकेट चाहिए, अगर आपने मैसेज नहीं किया तो प्लीज पार्टिसिपेशन के सर्टिफिकेट के लिए आपको मैसेज डालना है, सर्टिफिकेट / आपका नाम, और आपको भेजना है 8308784422 पे। और जो सर्टिफिकेट्स है
कल दोपहर को या फिर परसों तक आपके जो सर्टिफिकेट्स है वो फेसबुक पे मतलब पोस्ट किए जाएंगे। उसके लिए आप www.facebook.com/mindcare22 इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद। अगर किसी को कुछ कमेंट करना है, किसी को कुछ सुझाव देना है या फीडबैक देना है तो डायरेक्टली आप 9503421124 ये नंबर पे आप सुझाव दे सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कोई और टॉपिक के बारे में हम बात करें, आपके पास में अगर कोई सजेशन है तो आप उसके लिए भी सजेशन दे सकते हैं। कोई भी आप बेसिकली कोई भी अगर आपके पास में सजेशन है तो आप डेफिनेटली हमें जो व्हाट्सएप नंबर है 9503421124 उस पर आप रिप्लाई कर सकते हैं।